नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कोई भी काम आप शुरू करो माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरू किया करो। और उसी गालिब की शायरी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं ना, रखते हैं ताल्लुकात तो निभाते भी हैं, रखते हैं ताल्लुकात तो निभाते भी हैं, हमसे नहीं बदले जाते रिश्ते लिवाजों की तरह। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आशीष जी प्रणाम। और आजकल प्यारे बच्चों वीडियो मेरा लेक्चर नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा अर्जेंट वर्क था। परसों भी देखो मैं लेक्चर लेकर गया था ना, अब से कंटिन्यूअस रहेगा। और जय माँ सरस्वती माँ का नाम लेके आज हम पढ़ेंगे। जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने पाषाण काल पढ़ा था। कौन सा काल पढ़ा था? पाषाण काल पढ़ा था, यानी प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था। कौन सा काल पढ़ा था? प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था, प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा था। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ना, आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हो। किस सभ्यता के नाम से जानते हो? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हो। या मैं कहूं आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदि ऐतिहासिक काल। तो भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। गुरुजी आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल का बताया था, जिसका कोई हमें क्या नहीं मिला है प्यारे बच्चों? जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला। तो लिखित नहीं मिला तो उसको पढ़ा भी नहीं गया। और आदि ऐतिहासिक काल है प्यारे बच्चों जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला, जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। क्या नहीं गया? उसको पढ़ा नहीं गया। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, आदि ऐतिहासिक काल या सिंधु सभ्यता। नरेश जी जय श्री राम। ठीक है, थैंक यू आशीष जी। राखी गढ़ी वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून सभी को। रेनू जी ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो सिंधु सभ्यता रहेगा, हड़प्पा सभ्यता रहेगा। इसका लिखित साक्ष्य तो मिला, पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी प्यारे बच्चों, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और आज तक है ना, मतलब जितने भी हमारे इतिहासकार हैं उनको इस लिपि को समझने में आज तक है कामयाबी नहीं मिली है। तो ये भाव चित्रात्मक के कारण सिंधु सभ्यता के कालक्रम को हम आदि ऐतिहासिक कह सकते हैं। तो आज जय माँ सरस्वती का नाम लेके आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। कौन से सभ्यता पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आज हम सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। इंडो वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता आज का हमारा टॉपिक है रहेगा। सिंधु सभ्यता बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले ना मैं सीधा ही सिंधु सभ्यता पर नहीं आऊंगा कि 1921 में दयाराम साहनी ने, या आप पढ़ोगे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। प्रियंका जी गुड नून। तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट है ना। पहले कंसेप्ट समझो प्यारे बच्चों। सिंधु सभ्यता पढ़ने से पहले ना इसके इतिहास को जानना होगा। बात थी 1826 की। एक व्यक्ति होता था प्यारे बच्चों जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। सबसे पहले इस व्यक्ति ने सभ्यता के बारे में बताया था। चार्ल्स मेसन ने, कहते हैं प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का दौरा किया। कहां का दौरा किया था? पाकिस्तान का दौरा किया। कब दौरा किया? 1826 में दौरा किया। और जब वो पाकिस्तान के दौरे के बाद यहाँ पर आए ना, तो उन्होंने ना अपनी एक पुस्तक थी द नरेटिव ऑफ जर्नीज। इस पुस्तक का नाम भी आ सकता है द नरेटिव ऑफ जर्नीज, द नरेटिव ऑफ जर्नीज इनकी पुस्तक का नाम था। तो इस पुस्तक में इन्होंने कहा था कि जब मैं पाकिस्तान गया ना, तो मैंने वहां पर कुछ ऐसी चीजें देखी और जिससे मेरे को लगता है कि वहां पर क्या है, कोई पुराने टाइम में सभ्यता रही होगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा थी। इन्होंने 1826 में चार्ल्स मेसन ने पाकिस्तान का दौरा किया, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया। तो सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने इस सभ्यता पर प्रकाश डालने का काम किया। हम क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप है ना कहीं पर घूमने जाओ ना, वहां की ऐतिहासिक चीजों को देखने की कोशिश किया करो। हम क्या करते हैं, घूमने जाते हैं और सेल्फी खिंचवा कर वापिस चले आते हैं। और कई तो ऐसे भी होते हैं, मेरे जैसे बोला आज गुरुजी अंग्रेजनी के साथ सेल्फी खिंचवाई, मैं अजमेर गया। अरे ऐसी चीजों पर ध्यान मत दिया करो, ध्यान दिया करो उसके ऐतिहासिक महत्व को देखा करो कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आपकी क्लास ही होती है।
ये सारे की होती है सुनीता जी। आप देखो एक आधे टीचर की मैं कह नहीं सकता, मैंने बताया गांव में लाइट का इश्यू है, स्टूडियो में एक दो टीचर को छोड़कर सभी की क्लासेस होती है, और मंडे से सभी की लाइट वाली भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, सभी की क्लासें लगेगी। ठीक है, चिंता करने की, आपसे ज्यादा चिंता हमें है। ठीक है, तो ये चीजें हुए। द नरेटिव ऑफ जर्नीज, ये पुस्तक किसने की है? चार्ल्स मेसन की है। फिर नाम आता है प्यारे बच्चों बर्टन बंधुओं का नाम आता है। किसका नाम आता है? बर्टन बंधुओं का नाम आता है इस सभ्यता पर प्रकाश डालने में। नाम था, एक व्यक्ति का नाम था जेम्स बर्टन और एक व्यक्ति का नाम होता था विलियम बर्टन। क्या होता था? विलियम बर्टन। दो भाइयों का नाम आता है, एक का नाम था जेम्स बर्टन होता था और एक का नाम होता था विलियम बर्टन। इन्हें प्यारे बच्चों रेलवे लाइन बिछानी थी, बात थी 1856 की। इन्हें प्यारे बच्चों कराची से ना कहते हैं पेशावर के बीच में क्या बिछानी थी? रेलवे लाइन। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। कराची से लाहौर के बीच में, कराची से लाहौर के बीच में ना इनको क्या बिछानी थी? रेलवे लाइन बिछानी थी कराची से लाहौर के बीच में। ये दो क्या थे? ठेकेदार थे। क्या थे प्यारे बच्चों? दो ठेकेदार होते थे। इनको रेलवे लाइन बिछाने का ठेका दिया गया, तो इन्होंने ना, अब रेलवे लाइन में पुराने टाइम में ईंटें भी चाहिए थी, तो इन्होंने ना सोचा यार वैसे ईंटें लाएंगे तो महंगी पड़ेगी। इन्हों को एक जगह ऐसी दिखाई दी और इनको लगा यहाँ से ईंटें मिल सकती है। उन्होंने वहां से खुदाई की, ईंटें निकाली और वहां से चले गए। और दिमाग में उनके ये था कि यहाँ से आज खुदाई की है ना, तो पुराने टाइम में यहाँ कोई ना कोई सभ्यता थी। लेकिन ठेकेदारों को सभ्यता से क्या लेना देना, वो तो अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम निकाला और चला गया। लेकिन इनकी खोजकर्ता में बर्टन बंधुओं का नाम आता है जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन का क्या आता है? नाम आता है इस सभ्यता। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, एक इतिहासकार होता था अलेक्जेंडर कनिंगम। ये पुरातात्विक अधिकारी होता था अंग्रेजों के टाइम में। ये होता था 1853 से लेकर 1856। इसने भी ना प्यारे बच्चों इस सभ्यता की ना खोज करने की कोशिश की, लेकिन इसको भी ज्यादातर क्या नहीं मिली थी? सफलता नहीं मिली थी। स्टार्टिंग में तीन नाम याद कर लेना। एक का नाम होता था चार्ल्स मेसन। 1826 की बात है, चार्ल्स मेसन ने पुस्तक लिखी 1800 नरेटिव ऑफ जर्नीज। फिर बर्टन बंधुओं का नाम आया था विलियम बर्टन, जेम्स बर्टन। 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन में इन्होंने भी सभ्यता पर प्रकाश डाला, लेकिन इनको मतलब नहीं था। इनको भी ज्यादा सफलता नहीं मिली। किसको नहीं मिली? लेकिन स्टार्टिंग में इन तीनों का नाम आता है, चार्ल्स मेसन का नाम आता है और बर्टन बंधुओं का नाम आता है और किसका? अलेक्जेंडर कनिंगम। ये पुरातात्विक अधिकारी था। कोशिश की लेकिन इसको सफलता नहीं मिली। अब सफलता मिलेगी प्यारे बच्चों सर जॉन मार्शल को। किसको मिलेगी? सर जॉन मार्शल को सफलता मिलेगी। कहते हैं ये ना, इसे पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। पुरातात्विक विभाग का क्या बनाया गया था? सर जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग का क्या नियुक्त किया गया था? इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सर जॉन मार्शल को पुरातात्विक विभाग का क्या नियुक्त किया गया था प्यारे बच्चों? अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसको? सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था। और सर जॉन मार्शल क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इनको पता था अगर किसी सभ्यता के बारे में जानना है ना, और वो सभ्यता भारत की है, तो भारतीयों को साथ लेना जरूरी होगा। इन्होंने दो भारतीयों को साथ लिया। एक का नाम था दयाराम साहनी नाम था और एक का नाम था राखलदास बनर्जी। इन्होंने दो भारतीयों को भी साथ लिया। पहले वालों ने ना, देखो चार्ल्स मेसन, उनको तो इतिहास से मतलब नहीं था, पुस्तक में लिख दिया बर्टन बंधुओं को ईंटें चाहिए, ले ली। अलेक्जेंडर कनिंगम ने कोशिश की, सफलता नहीं मिली। लेकिन चार्ल्स मेसन को इस बात का पता था अगर किसी सभ्यता को भारत में जानना है ना, तो भारतीयों का हमें क्या चाहिए? सहयोग। अब भारतीय ही तो बता पाएंगे ना। अब कोई ब्रिटेन से यहाँ पर भारत में आता है तो उसको तो इतनी नॉलेज नहीं होगी ना। अगर वो भारतीयों को कहे कि आपको ना मेरा साथ देना है और मैं उसके लिए आपको कुछ पैसे दूंगा, तो भारतीयों को तो ज्यादा पता होगा, क्योंकि दे नो बेटर देन अदर्स। तो उन्होंने क्या किया? वो उनसे क्या जानते हैं। तो ये इनका राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का साथ लिया। तब जाकर प्यारे बच्चों कहते हैं 1921 में सफलता मिली। हड़प्पा की खोज हुई। किसकी खोज हुई? हड़प्पा की क्या की गई थी? खोज की गई थी। किसने की थी?
दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। अगले साल 1922 में ना मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? मोहनजोदड़ो की, जो आज तक है ना मोहनजोदड़ो की खोज हो गई। आज तक सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके खोजकर्ता कौन होते थे? राखल दास बनर्जी होते थे। कौन होते थे? राखल दास बनर्जी होते थे। यहां से क्वेश्चन पक्का आता है प्यारे बच्चों कि जो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। और एक इतिहासकार हुए हैं प्यारे बच्चों जिनका नाम था पिग्गट। पिग्गट ने ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया है। ये पेपर में पक्का आएगा। किसने? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिंधु सभ्यता की इनको क्या बताया था? इन्हें सिंधु सभ्यता की क्या बताया था? जुड़वा राजधानी बताया था। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किस इतिहासकार ने बताया था? पिग्गट ने बताया था। गुड आफ्टरनून पूनम, गुरप्रीत कौर प्रणाम गुड़िया। ठीक है, तो पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की क्या बताया था? जुड़वा राजधानी बताया था। 1921 में हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। 1922 में मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी थे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की क्या कहा था? जुड़वा राजधानी कहकर क्या किया था? संबोधित किया था। अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सिंधु सभ्यता है ना, इसमें ना एक चार्ल्स मेसन का योगदान था। उसके बाद बर्टन बंधु, जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन, फिर अलेक्जेंडर करिंगम, फिर सर जॉन मार्शल और दो भारतीय दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी का क्या था? हाथ था। अब क्वेश्चन उठता है गुरुजी, सिंधु सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता को ना 3 नामों से जाना जाता है। एक तो इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है, एक इसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा इसको कहा जाता है सिंधु सरस्वती की सभ्यता। क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती की क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की, या सिंधु सभ्यता की, या सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? एक ही आंसर है। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में खोजी थी। तीनों का एक ही नाम है, वो कहते हैं ना गंगाधरी शक्तिमान है, कोई अलग नहीं है। तो सिंधु सभ्यता है ना, ये याद कर लेना, चाहे हड़प्पा आए चाहे सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता आए। अब सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों पुराने टाइम में ना जो सभ्यता हमें है ना जिस नदी के किनारे मिलती थी ना, उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता था। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और पुराने टाइम में प्यारे बच्चों कहते हैं जिस सभ्यता का पहला स्थान खोजा गया था ना, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ जाता था। तो सिंधु सभ्यता में पहला स्थान हड़प्पा खोजा गया, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे इसके शहर मिले हैं, तो सिंधु सरस्वती नदी की इसको क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। ये चीज दिमाग में बिठा लेना, तीनों बात क्या है? एक है। अब सिंधु सभ्यता कहते हैं प्यारे बच्चों विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की, ये पेपर में आ गया, सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता भी आ गया, और विश्व की सबसे विस्तृत सभ्यता है। विश्व की सबसे क्या मानी जाती है? ये विस्तृत सभ्यता है, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। तो आप कह सकते हो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर कौन सी सभ्यता फैली हुई है? सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और इससे सिंधु सभ्यता की जब तक प्यारे बच्चों खोज नहीं हुई थी ना, तो लोग वैदिक सभ्यता को क्या मानते थे? सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। तो ये तो वैदिक सभ्यता से भी पहले है, तो विश्व की क्या रहेगी? सबसे प्राचीन और विस्तृत सभ्यता रहेगी। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता रहेगी। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में ये एक है। विश्व में एक है ना, मिस्र की सभ्यता प्रमुख मानी जाती है। मिस्र की सभ्यता, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। एक तो मिस्र की सभ्यता रहेगी, एक मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया की क्या है सभ्यता, ठीक है। और तीसरी रहेगी प्यारे बच्चों चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। और चौथी रहेगी हमारी सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हमारी सिंधु सभ्यता। देखो विश्व की तो सबसे प्राचीन सभ्यता में है, और विश्व की जो 4 प्रमुख सभ्यता है ना, उनमें भी एक कौन सी सभ्यता है? हमारी सिंधु घाटी नदी की क्या रहेगी? सभ्यता रहेगी। अगर मैं मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को मिला भी दूं ना, तो उससे 12 गुना बड़ी है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर कौन सी सभ्यता फैली हुई है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर हमारी कौन सी सभ्यता फैली हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। विश्व की सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता रहेगी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता रहेगी। अब प्यारे बच्चों एक एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसके कालक्रम से क्वेश्चन आता है कि इसका कालक्रम क्या था, ठीक है। ये कालक्रम से लेकर पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब प्यारे बच्चों सर जॉन मार्शल ने बताया था, सर ये पेपर में आया था, सर जॉन मार्शल के अनुसार इसका कालक्रम क्या था? सर जॉन मार्शल ने ना कहा था 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम था। ये किसने बताया था? सर जॉन मार्शल ने बताया था। लेकिन इतिहासकार इनके साथ सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि प्यारे बच्चों ज्यादातर इतिहासकार है ना वो और C14 मानेगी इसका कालक्रम है ना 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। अब बात आती है C14 ने क्या कहा? C14 ने कहा इसका कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से लेकर ना 1750 ईसा पूर्व है। क्या कहा था? 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व कौन सी सभ्यता रहेगी? वो सिंधु सभ्यता रहेगी। ये किसने बताया था? C14 ने। और इससे कौन सा भारतीय सहमत था? अग्रवाल ने भी कहा था। ये बिल्कुल सही का। इससे कौन सा भारतीय सहमत था? तो अग्रवाल क्या था? इससे सहमत था कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व था। यही C14 ने बताया। सर जॉन मार्शल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही सिंधु घाटी की खोज हुई थी, तो उनका मत इंपॉर्टेंट है लेकिन सहमत नहीं है इससे ज्यादातर इतिहासकार। और ज्यादातर इतिहासकार ना 2500 ईसा पूर्व से लेकर जो 1700 ईसा पूर्व है ना, इसके कालक्रम को ज्यादातर इतिहासकार क्या रहेंगे? सहमत रहेंगे। एक बार ना मतलब C-टेट में क्वेश्चन आया था सिंधु सभ्यता का कालक्रम कितना है, तो 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व स्टेट ने माना था। तो ये अलग अलग बता दिए हैं। आपको क्वेश्चन मिलेगा लगभग है ना 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मिलेगा। और अगर ज्यादातर इतिहासकार किससे सहमत है? 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक ज्यादातर इतिहासकार क्या रहेंगे? सहमत रहेंगे। सर रिफ्रेश कर दो, ठीक है। और इसका ना जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व इसका क्या बताया था? कालक्रम बताया था। ये पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा। अब बात आती है कि आजादी से पहले ना इसके 40 से 50 स्थल खोजे गए थे। आजादी से पहले, आजादी से पहले इसके कितने स्थल खोजे गए थे? मात्र 40 से लेकर 50 इसके क्या खोजे गए थे? स्थल खोजे गए थे आजादी से पहले। और अभी वर्तमान की बात करूं ना तो 1500 प्लस क्या खोजे जा चुके हैं? इसके स्थल खोजे जा चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आगे आजादी से पहले यानी 15 अगस्त 1947 से पहले इसके कितने स्थल खोजे गए थे? 40 से 50। लेकिन वर्तमान में इसके 1500 प्लस स्थल खोजे जा चुके हैं। और अगर ये क्वेश्चन आया था कि भारत में आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं, तो भारत में आजादी के बाद सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से मिले हैं। हरियाणा जी के मानती है कि पंजाब व हरियाणा से आजादी के बाद ज्यादा स्थल मिले हैं। लेकिन ना इंडिया जी के मानती है कि कहां से मिले हैं? गुजरात से आजादी के बाद सबसे क्या मिले हैं? ज्यादा स्थल मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता है ना कितने देशों में पाई गई है? 3 देशों में। एक तो ये भारत में पाई गई है, एक पाकिस्तान में पाई गई है, और एक सिंधु सभ्यता कहां पर पाई गई है? अफगानिस्तान में पाई गई है। तो भारत के कितने देशों में, अगर पूछे टोटल कितने देशों में सिंधु सभ्यता, तो भारत में पाई गई है, पाकिस्तान में पाई गई है, अफगानिस्तान में पाई गई है। भारत में पूछे ना
तो लगभग प्यारे बच्चों आप मान सकते हो 900 प्लस तल है ना, इसके भारत में सबसे ज्यादा खोजे गए हैं। लगभग है ना आप मानकर चलोगे 600 के आसपास तल है ना इसके पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में कितने खोजे गए हैं? केवल 2 खोजे गए हैं। इसलिए अफगानिस्तान से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अफगानिस्तान के 2 ही स्थल याद करने हैं प्यारे बच्चों, एक तो मुंडी काक और एक सोतु गोई। सोतु गोई और मुंडी काक है ना, इसके स्थल कहां से मिले हैं? अफगानिस्तान से मिले हैं। भारत, दोबारा बताता हूं, सिंधु सभ्यता के वर्तमान में 1500 प्लस तल खोजे जा चुके हैं। आजादी से पहले केवल 40 से 50 तल खोजे गए थे, और अब वर्तमान में कहां से? सरापुरे। अरे थैंक यू मोनिका जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप सभी का प्रेम है, जय सिया राम। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 40 से 50 तल आजादी से पहले, वर्तमान में 1500 प्लस, भारत से 900 से ज्यादा, पाकिस्तान से 500 से ज्यादा, और अफगानिस्तान से 2। कौन कौन से? सोतु गोई और मुंडी काक, 2 ही स्थल खोजे गए हैं। कहां से खोजे गए हैं? अफगानिस्तान से। और एसएससी है ना इन्हीं 2 से क्वेश्चन पूछता है कि सोतु गोई और मुंडी काक कहां पर रहेगा, तब आपका आंसर रहेगा अफगानिस्तान में रहेंगे दोनों स्थल। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है सिंधु घाटी सभ्यता से? इसके ना अब आता है कि इसके मतलब कई खोजकर्ता से क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया। अब है इनको बसाया किसने था? एक एग्जाम में पूछा गया था कि आर्यों ने, जैसे वैदिक सभ्यता के जनक क्या थे? आर्य थे। इसमें 2 मत है, ठीक है, एक तो विदेशी मत है। क्या है? विदेशी मत है, ठीक है। एक है इसमें स्थानीय मत। कौन से मत है? स्थानीय मत है, ठीक है। विदेशी मत कहते हैं प्यारे बच्चों कि इसको ना सुमेरियन लोगों ने बसाया था। सिंधु सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था? सुमेरियन लोगों ने बसाया था। ये कौन कहते हैं? विदेशी मत कहते हैं। लेकिन स्थानीय मत को आप है ना भारतीय मत भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? भारतीय मत भी मान सकते हो। इन्होंने कहा था सिंधु सभ्यता को ना द्राविड़ लोगों ने बसाया, और बाद में बहुत से इतिहासकार इन्हीं से सहमत है। सुमेरियन ये कहते हैं प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर थी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, और इसके आसपास ही थी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना वो सुमेरियन लोगों ने बसाई थी। किन लोगों ने बसाई थी? सुमेरियन लोगों ने। तो विदेशी मत कहते हैं ये लोग यहाँ पर आए और इन्होंने सिंधु सभ्यता को बसाने का काम किया। लेकिन स्थानीय मत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भारतीय मत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिंधु सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था? द्राविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता को बसाने का काम किन लोगों ने किया था? द्राविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता को बसाने का काम किया था। तो स्थानीय मत है ना ये बहुत ज्यादा क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा कि स्थानीय मत कहता है कि सिंधु सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था? द्राविड़ लोगों ने बसाया था। और विदेशी मतों में ना एक तो जॉन मार्शल कोसाम्बी, ये पेपर में आएगा, व्हीलर कोसाम्बी और जॉन मॉर्सल। व्हीलर कोसाम्बी, व्हीलर और कोसाम्बी और जॉन मार्शल। व्हीलर, कोसाम्बी और जॉन मार्शल, इन तीनों ने कहा था कि सिंधु सभ्यता को किसने बसाया था? सुमेरियन लोगों ने बसाया था। इन तीनों ने कहा था। लेकिन राखल दास बनर्जी कहते थे, राखल जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, राखल दास बनर्जी का ये मत था कि इस सभ्यता को किसने बसाया था? द्राविड़ लोगों ने बसाया था। ये ज्यादातर इतिहासकार इसी से सहमत है। एक है प्यारे बच्चों रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप। ये 2 इतिहासकार है ना। लक्ष्मण स्वरूप जी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। ये तो बिल्कुल भी गलत है। हाँ, ये पूछेगा कि किस इतिहासकार ने कहा था कि सिंधु सभ्यता को आर्य लोगों ने बसाया, तो आप कहोगे रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप ने कहा था कि इनको आर्य लोगों ने बसाया। ये बिल्कुल गलत है। गुरुजी गलत कैसे है? अब प्यारे बच्चों आर्य थे ना वो तो झोपड़ियों में रहते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना पक्के ईंटों के मकानों में रहते थे। अब कोई झोपड़ी से तो मकानों की ओर जा सकता है, लेकिन मकानों से कोई झोपड़ी की ओर नहीं आता। तो आपको पता है प्यारे बच्चों आर्य झोपड़ियों में रहा करते थे, उन्हें मकानों का ज्ञान ही नहीं था स्टार्टिंग फेज में। तो ये कथन रामचंद्र और लक्ष्मण
लक्ष्मण स्वरूप का क्या रहेगा, बिल्कुल लक्ष्मण स्वरूप वत्स का ये कथन बिल्कुल गलत रहेगा। लेकिन आपसे पूछे विदेशी मत के अनुसार इसे सुमेरियन लोगों ने, स्थानीय मत या भारतीय मत के अनुसार इसे द्राविड़ लोगों ने, विदेशी में कोसाम्बी, जॉन मार्शल और आपका किसका नाम आएगा, व्हीलर का नाम आएगा, और स्थानीय में राखलदास बनर्जी का नाम आएगा, और आर्य ने बसाया था इसे लक्ष्मण स्वरूप वत्स, और रामचंद्रन ने कहा था, जो कि गलत प्रतीत होता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता से ना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता है ना ये कैसी सभ्यता थी। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे इसको आप विशेषता से पहले ना मैं आपको बताता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता है ना कहां कहां पर फैली हुई है। जैसे आप नक्शा बनाओगे ना, ये लोकेशन रहेगी नक्शे की पूर्व, ये लोकेशन रहेगी नक्शे की पश्चिम, और ये लोकेशन रहेगी मैप की उत्तर, और ये लोकेशन रहेगी मैप की दक्षिण। ठीक है, पूर्व में ना यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक स्थल है मांडा। जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल रहेगा प्यारे बच्चों, इसका मांडा रहेगा। कौन सा रहेगा, मांडा जम्मू कश्मीर में इसका उत्तरी स्थल माना जाता है, ये पेपर में आ गया है। दक्षिणी स्थल रहेगा इसका दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद, दाइमाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। इसका पूर्वी स्थल रहेगा आलमगीरपुर। कौन सा रहेगा, आलमगीरपुर, इसका पूर्वी स्थल रहेगा आलमगीरपुर। ये कहां पर रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा। कहां पर रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा। इसका जो पश्चिमी स्थल है ना, कौन सा स्थल रहेगा, पश्चिमी स्थल रहेगा इसका पूर्वी में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी स्थल है सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, ये रहेगा बलूचिस्तान में। कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों, बलूचिस्तान में रहेगा। ठीक है, ये याद कर लेना, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल या दक्षिणी स्थल से क्वेश्चन आएगा। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम में बलूचिस्तान में सुत कांगेडोर, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र रहेगा। ये पूछा जाता है उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में मांडा किस नदी के किनारे है। मांडा है ना वो प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे, एक स्तन इंडन नदी के किनारे, एक गोदावरी की सहायक नदी के किनारे, और एक है चिनाव नदी के किनारे। ये पेपर में पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। मांडा है ना जम्मू कश्मीर में कौन सा रहेगा, मांडा रहेगा चिनाव नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मांडा किस नदी के किनारे रहेगा, चिनाव नदी के किनारे रहेगा। आलमगीरपुर यूपी में है ना, ये हिंडन नदी के किनारे रहेगा। और दाइमाबाद ये है ना, ये गोदावरी की सहायक नदी के किनारे रहेगा। ये पेपर में गोदावरी की किस नदी के किनारे रहेगा, सहायक नदी के किनारे। और सुत कांगेडोर है ना, ये डाइक नदी के किनारे रहेगा। ये पेपर में पूछा गया था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में किस नदी के किनारे रहेगा, ये डाइक नदी के किनारे रहेगा। किस नदी के किनारे रहेगा, डाइक नदी के किनारे रहेगा। ये प्यारे बच्चों ये चारों स्थल याद कर लेना, और चारों स्थल की नदियां याद कर लेना। नरेंद्र जी गुड आफ्टरनून बच्चे। ठीक है, तो इसका ना ये पेपर में पक्का आता है। वो इसका उत्तरी स्थल है, आप पूछे ना, ये पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी स्थल सुत कांगेडोर डाइक नदी के किनारे बलूचिस्तान में, उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाव नदी के किनारे, दक्षिणी स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे रहेगा। और सिंधु सभ्यता है ना, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, नीचे पंजाब, हरियाणा, गुजरात। ठीक है, तो ये ज्यादातर स्थल इसके कहां से मिले हैं, भारत से। सिंधु घाटी सभ्यता के तो भारत से ज्यादातर स्थल इसके कहां से मिले हैं, आजादी के बाद गुजरात से मिले हैं। आजादी से पहले इसके मात्र 40 से 50 स्थल खोजे गए थे, और आजादी के बाद इसका क्या रहेगा, आजादी के बाद लगभग इसके ना 1500 प्लस स्थल खोजे गए हैं। पूरा नाम क्या है, आलमगीर पूरा नाम है। और ये एक मुगल बादशाह होता था, उसको भी आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब था ना, उसको किस नाम से जाना जाता था, आलमगीर। आलमगीरपुर है ये। ठीक है, तो आलमगीरपुर ये रहेगा प्यारे बच्चों आपका उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे रहेगा। तो यहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पक्के देखने को मिलेंगे। अब बात आती है प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसमें हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये कैसी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है ना, आप इसकी विशेषताओं में भी ये पढ़ सकते हो। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी,
अब बच्चे हैं ना, इसको ग्रामीण सभ्यता बोलेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी प्यारे बच्चों? नगरीय सभ्यता थी। ये पेपर में पक्का आएगा कि लोग कहां पर रहते थे? नगरों में रहते थे। और लोग है ना वो पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। पक्की ईंटों के कहां पर रहते थे? मकानों में। और पक्की ईंटों को टेरा कोटा कहा जाता था। ये भी रट लेना। ये आ सकता है कि पक्की ईंटों को किस नाम से जाना जाता था? तो पक्की ईंटों को टेरा कोटा के नाम से जाना जाता था। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता है ना ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता रहेगी प्यारे बच्चों? ये नगरीय सभ्यता रहेगी और मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। और एक ये सभ्यता है ना कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता रहेगी? कांस्य युगीन सभ्यता रहेगी। और कांसा है ना, ये पेपर में आएगा, कांसा किसके मिश्रण से बना था? तो कांसा है ना तांबे प्लस टीन के मिश्रण से बना था। कांसा किसके मिश्रण से बनता था? तांबे और टीन के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा। तो सिंधु सभ्यता के लोग, वो पूछेगा, ये पेपर में आता है, किस से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग है ना ये लोहे से परिचित नहीं थे। ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये लोहे से परिचित नहीं थे। एक ये गन्ने से परिचित नहीं थे। एक ये रागी की फसल से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन याद कर लेना। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे, गन्ने से परिचित नहीं थे और रागी की फसल से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या नहीं होते थे? परिचित नहीं होते थे। लोहे से, गन्ने से, रागी की फसल से परिचित नहीं होते थे। क्योंकि सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन चीजों से क्या नहीं होते थे? परिचित नहीं होते थे। लोहे से परिचित नहीं थे, गन्ने से परिचित नहीं थे, रागी की फसल से ये लोग परिचित नहीं थे। तो ये नगरीय सभ्यता थी। लोग पक्की ईंटों की बने मकानों में रहते थे और पक्की ईंटों को क्या बोला जाता था? टेराकोटा के नाम से पक्की ईंटों को जाना जाता था। एक है ना ये सभ्यता कैसी थी? आद ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आद ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद ऐतिहासिक क्या होती है? जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले और उनको क्या ना गया हो? पढ़ा ना गया। गुरुजी पढ़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसको आज तक पढ़ने में कामयाबी नहीं। और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिपि प्रयोग की है ना उसमें यू आकार के शब्दों का सबसे ज्यादा वर्णन था। एक बार तो एसएससी में यही क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसमें सबसे ज्यादा को किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग था? तो यू आकार के शब्दों का ना सबसे ज्यादा उसमें क्या देखा गया था? प्रयोग देखा गया था। एक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग है ना शांति प्रिय होते थे। क्या होते थे प्यारे बच्चों? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग क्या होते थे? शांति प्रिय होते थे। कैसे होते थे? अब आप कहोगे गुरुजी आपको कैसे पता शांति प्रिय थे जब इसको पढ़ा ही नहीं गया? अब प्यारे बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादा औजार नहीं मिले तो हमने कह दिया ना शांति प्रिय थे। अब पुराने टाइम की सभ्यता है प्यारे बच्चों, इसको ना थोड़ा आइडिया लगाना होता है। जिसे नाचती हुई नृत्य मिलेगी मोहनजोदड़ो से, हमने कह दिया ना इस सभ्यता के लोग संगीत के क्या होते थे? शौकीन होते थे। अगर कोई पिस्टल मिलेगा ना, जैसे ये गाना चल रहा है पी लिए में मामा पिस्तौल दे गया था, अब पिस्तौल मिलेगा तो आप क्या कहोगे कि वो तो युद्ध के क्या होते थे? शौकीन होते थे। या लड़ाई में क्या किया करते थे? विश्वास किया करते थे। अब पुराने टाइम में एक स्टोरी पढ़ता हूं तो आज भी हंसी आती है। सिंधु सभ्यता में एक ऐसा स्थल बताऊंगा जहां पे कहते हैं बिल्ली बैठी हुई थी और कुत्ते ने बिल्ली पर छलांग लगाई ना तो बिल्ली तो वहां से हट गई तो कुत्ते के पंजे के निशान आ गए पत्थर में। तो वहां पर कोई मूवी थोड़ी बना रहा था कि ऐसा ऐसा सीन रहा होगा, लेकिन इतिहासकारों ने जो बोल दिया वो तो हमें पढ़ना भी होगा और पढ़ाना भी होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं और मैंने पढ़ाया नहीं तो दोनों का नुकसान है। आपकी कौन सी ट्रेनिंग रुक सकती है? मधुबन वाली ट्रेनिंग रुक सकती है। तो जो चीजें हैं ना या कोई और ट्रेनिंग जिस भी तैयारी कर रहे हो पोस्ट, वो ट्रेनिंग रुक सकती है। तो आप है ना इतिहास को ना ये इसीलिए तो कहता हूँ एंशिएंट इंडिया मुश्किल है। ये ना जो इतिहासकार कहेंगे उसी हिसाब से हमें चलना होगा। तो यहाँ के लोग क्या होते थे? शांति प्रिय होते थे, यानी युद्ध वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। और सिंधु सभ्यता एक पेपर में पक्का आता है, ये कैसी सभ्यता थी? व्यापार प्रधान थी। सिंधु सभ्यता में ना ये कैसी सभ्यता थी?
व्यापार प्रधान सभ्यता थी। अब आप कहोगे प्यारे सर जी सिक्के की खोज नहीं हुई थी तो व्यापार कैसे होता था? तो एक प्रणाली होती है प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, ठीक है। तो उसके द्वारा व्यापार होता था। एक है ना व्यापार कैसा होता था, देसी व्यापार भी होता था सिंधु सभ्यता में, विदेशी व्यापार भी होता था। दोनों व्यापारों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। एक ये सभ्यता कैसी सभ्यता थी, विस्तृत सभ्यता थी, यानी कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह सभ्यता फैली हुई है। ये विस्तृत सभ्यता थी। व्यापार कैसे होता था, किस प्रणाली द्वारा होता था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा क्या होता था, इस सभ्यता में व्यापार होता था। आप कहोगे सर जी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? अब सपोज करो प्यारे बच्चों मेरे पास गन्ना है और आपके पास चावल है। अब जिस इंसान के पास जो चीज होती है ना, तो उससे ना उसका मन भर जाता है। मेरा गन्ने से मन भर गया, मेरे को चावल खाने का मूड हुआ, तो मैंने आपके पास गया, मैंने आपको गन्ना दिया, क्योंकि आपके पास गन्ना नहीं था, आपका चावल से दिल भर चुका था। तो वस्तुओं की अदला बदली को ही बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। आपके पास गन्ना आ गया और मेरे पास चावल आ गया, दोनों ने फीलिंग लेके दोनों को खाया। तो ये चीजें होती है वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा क्या होता था, व्यापार होता था। इसमें ना क्वेश्चन आपको किस प्रकार उलझाएगा, वो कहेगा सिंधु सभ्यता के लोग, सभ्यता कैसी थी, व्यापार प्रधान थी, कृषि प्रधान थी? तो आप कहोगे कृषि प्रधान थी। अरे कृषि प्रधान नहीं, व्यापार प्रधान थी। लोग कहाँ पर रहे, ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण करके आओगे, ग्रामीण नहीं थी, ये शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता आएगी ना, वो ग्रामीण सभ्यता होगी। तो ये पेपर में पूछा गया था। अब प्यारे बच्चों कुछ इतिहास ये भी है कि जो घर है ना, जो समाज है ना, ये आ सकता है प्यारे बच्चों 2 वर्गों में बंटा हुआ था, ऐसा आइडिया है। एक होता था कि उच्च वर्ग, कहते हैं उच्च वर्ग में ना अमीर लोग रहते थे। कौन से लोग रहते थे? अमीर लोग रहते थे। और एक निम्न वर्ग, उसमें कहते हैं कौन से लोग रहा करते थे, गरीब लोग। और वैसे हमें पता नहीं है कि इसमें समाज है ना कितने पार्टों में बंटा हुआ। हाँ पुरोहित की एक मूर्ति जरूर मिली थी, लेकिन हम नहीं कह सकते समाज। हाँ अमीर और गरीब तो सदियों से चलते आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्गों में लोग बंटे होते थे, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में अच्छे लोग, अमीर लोग रहते थे, निम्न वर्ग में मेहनती लोग रहते थे, जरूरतमंद लोग रहा करते थे। तो ये याद कर सकते हो प्यारे बच्चों। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर लोकतंत्र हुआ करता था, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन आज तक कोई ऐसा मत नहीं मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि यहाँ पर लोकतंत्र था या राजतंत्र था। ये चीजें आपको याद रखनी है। व्यापार है ना देसी भी होता था, विदेशी। देसी व्यापार होता है एक सभ्यता के लोग अपने सभ्यता तक व्यापार करें। ये विदेशी कैसे होता है गुरुजी? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग है ना कहते हैं मिस्र की सभ्यता के साथ भी व्यापार करते थे, चीन के साथ भी व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ भी इनके व्यापार के क्या मिले हैं हमें, मतलब फोसिस यानी अवशेष मिले हैं कि ये विदेशी व्यापार भी करते थे। जैसे तांबा खेतड़ी राजस्थान वगैरह से मंगवाते थे। तो ये देसी व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, और विदेशी व्यापार का भी क्या मिलता है हमें, वर्णन मिलता है। ये आगामी एग्जाम में ना पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये पूछा जाता है सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप कहोगे सर ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो किससे परिचित थे? कांस्य से परिचित थे। तो ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन क्या होती थी? ये सभ्यता थी। और कांसा किसके मिश्रण से बनता था? तांबा प्लस टीन के मिश्रण से। तांबा और टीन के मिश्रण से क्या बनता था? कांसा बनता था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। मंदिरों से भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, एक ये भी याद कर लेना, ये मंदिरों से भी परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से, ये पेपर में आ गया, लोहे वाला आ गया, मंदिरों वाला आ जाएगा, गन्ने से परिचित नहीं थे और रागी की फसल से परिचित नहीं थे। अब प्यारे बच्चों अगर लोहे का प्रयोग नहीं होगा ना, तो वो सभ्यता है ना व्यापार प्रधान हो सकती है, कृषि प्रधान नहीं हो सकती। क्योंकि जब लोहे की खोज की गई थी ना, तो उससे जमीन की अच्छे से जुताई होने लगी, और जब जमीन की अच्छे से जुताई होने लगेगी ना, तब जाकर प्यारे बच्चों फसल की क्या बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी। तो ये सभ्यता है ना
आप कह सकते हो व्यापार प्रधान सभ्यता होती थी। कैसी सभ्यता होती थी? व्यापार प्रधान। दोबारा बताता हूँ, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले प्रकाश है किसने डाला था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में अपनी पुस्तक द नरेटिव ऑफ जर्नीज में। फिर दो बर्टन बंधु थे 1856 में। कराची से पेशावर के बीच में रेलवे लाइन बिछानी थी तो उन्होंने इंटे ली और कहा सभ्यता है, लेकिन उनको मतलब नहीं था। अलेक्जेंडर कनिंगम ने, जो पुरातात्विक अधिकारी था 1853 से 56 तक, उसने कोशिश की, सफलता नहीं मिली। तो 1921 में सफलता मिली थी। सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में एक ग्रुप था जिसकी अध्यक्षता दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी कर रहे थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता से जाना जाता है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खोज। और मोहनजोदड़ो को किसका टीला कहा जाता है प्यारे बच्चों? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और आज तक सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी 1500 प्लस स्थल खोजे जा चुके हैं ना, उनमें आज भी सबसे जो बड़ा स्थल रहेगा वो कौन सा रहेगा? मोहनजोदड़ो का रहेगा। और पिगट नामक इतिहासकार ने तो यहां तक कह दिया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की क्या रहेगी? ट्विंस कैपिटल, या जिसे आप क्या कहोगे? जुड़वा ये कैपिटल रहेगी। ये किसने कहा था? पिगट नामक महोदय ने ये बात कही थी। और इसके ना मतलब कालक्रम के बारे में सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया। C14 ने 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व बताया। अग्रवाल भी सहमत था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच में सहमत है। बसाया किसने? विदेशी मत जैसे कोसाम्बी बहिलर जॉन मार्शल ने कहा इसे बसाने के पीछे सुमेरियन लोगों ने बसाया। लक्ष्मण स्वरूप वत्स रामचंद्र जी कहते हैं आर्यों ने बसाया, जो कि गलत था। लेकिन स्थानीय मत या भारतीय मत कहते हैं कि इसे राखलदास बनर्जी जैसे इतिहासकारों ने कहा इसे द्राविड़ लोगों ने बसाया। और सबसे ज्यादा मान्य इसका मत कौन सा है कि इसे द्राविड़ लोगों ने बसाने का क्या किया था? काम किया था। तो सिंधु सभ्यता है ना, यहाँ से आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन है पक्के पूछे जाएंगे। इसका ना पूर्वी स्थल जम्मू कश्मीर में पूर्व में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सुत कांगेड और बलूचिस्तान में डाइक नदी के किनारे, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी की सहायक नदी के किनारे, और उत्तर में रहेगा जम्मू कश्मीर मांडा चिनाव नदी के किनारे। क्षेत्रफल पूछे तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। और कितने देशों में? 3, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। आजादी से पहले 40 से 50 स्थल मिले, आजादी के बाद लगभग 1400 प्लस स्थल खोजे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा भारत में गुजरात में HSSC मानती है कि हरियाणा पंजाब में मिले हैं। और लगभग 900 प्लस स्थल भारत, 500 प्लस स्थल नहीं 600 प्लस स्थल पाकिस्तान। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल मिले हैं, अफगानिस्तान के 2 स्थल मिले हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो कौन से रहेंगे? सोतु गोई और मुंडी घाट। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर फैली सभ्यता रहेगी 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर मैं मेसोपोटामिया और आपकी मिस्र की सभ्यता को मिला दूं तो 12 गुना बड़ी होगी। ये विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में आती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता था। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और मैंने ना ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक लेक्चर और बढ़िया सा लूंगा, उसमें के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कराने को तो टीचर एक लेक्चर में भी करा दे, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। तो कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल संडे या मंडे को ना चाहे मेरे को 2 घंटे की क्लास लेनी पड़े, लेकिन ये टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी को किसी भी हाल में बंद मत होने देना। वही बात है, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। देर से बनो लेकिन जरूर बनो। अपनों को खुश करने के लिए और सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना
बनना है तो समुद्र बनो, बनना है तो समुद्र बनो, ताकि लोगों के पसीने छूट जाएं तुम्हारी औकात मापते मापते। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है दुरीना ऐप पर। और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए आज एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। जैसा कि आपसे वादा किया था कि सिंधु सभ्यता का जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, आज वो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। कौन सा टॉपिक चल रहा था प्यारे बच्चों? हमारा सिंधु सभ्यता का जो हमारा टॉपिक चल रहा था। एक वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप जरूर देखना। सिंधु सभ्यता, इसे इंडो वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता ये किस काल में आता है गुरुजी? आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता का वर्णन मिलता है। आदि ऐतिहासिक काल वो होता है जिसका ना हमें लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन उसको क्या नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। क्यों गुरुजी नहीं पढ़ा गया? क्योंकि इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी, और भाव चित्रात्मक लिपि को आज तक इतिहासकार पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए। ये कैसी सभ्यता थी? मैंने बताया था कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इस सभ्यता के लोग किस से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे, रागी की फसल से परिचित नहीं थे, गन्ने से परिचित नहीं थे, और मंदिरों से भी परिचित नहीं थे। सुनकर कितना अजीब लगेगा कि यहाँ के लोग है ना विश्वविद्यालयों से भी परिचित थे, विश्वविद्यालयों से भी क्या होते थे? परिचित थे, लेकिन ना इन चार चीजों से वो परिचित नहीं थे। ये आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। सर कमेंट निकाल दो एक बार। अब है ना सिंधु सभ्यता है ना, पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्थल कहां से, जैसे बालाथल कहां पर रहेगा, संगोली कहां पर रहेगा, ठीक है। तो ये स्थल है ना, मतलब अलग आलमगीरपुर कहां पर रहेगा, पहले वो स्थल पढ़ेंगे। नरेश जय श्री राम भाई जी, ठीक है। तो पहले वो स्थल पढ़ेंगे और उसके बाद है ना हड़प्पा से क्या चीजें नाचती हुई नर्तकी कहां से मिली थी, सारी चीजें पढ़ेंगे। आरजू गुड आफ्टरनून डियर, ठीक है। तो अब पहले हम पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ोगे कि सिंधु सभ्यता है ना, मैंने आपको बताया 3 देशों से मिली है। भारत से, एलईडी सही करना सर, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान। 3 देशों से सिंधु सभ्यता मिली है, भारत से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। तो सबसे ज्यादा स्थल है ना इसके 900 प्लस है, भारत से खोजे गए हैं। 600 प्लस है पाकिस्तान से, और अफगानिस्तान से महज 2 प्लेस रहेंगे। कौन से रहेंगे गुरुजी? सोतुगोई। कौन सा रहेगा? सोतुगोई रहेगा। और एक कौन सा रहेगा? मुंडी काक रहेगा। ये 2 रट लेना, ये एसएससी पक्का पूछेगे, सोतुगोई और मुंडी काक। बागड़ी जय हिंद गुरुजी। प्रियंका जी सर आप नोट्स, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम में नरगिस जी वो डलवा दूंगा। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मिले हैं, 3 देशों से मिली है। और कितना? लगभग 12,99,000 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली ये क्या थी? सभ्यता थी। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसके मेन स्थल है। 1500 प्लस स्थल आपको याद नहीं करने। गजेंद्र जी नमस्कार। हमें मेन स्थल याद करने, और मेन स्थलों के बारे में आपको आज पूरी डिटेल से बताएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्थल कहां से मिला है। सिंधु सभ्यता देखो, एक है हड़प्पा। हड़प्पा है कहां पर रहेगा गुरुजी? पंजाब में रहेगा। अब आप कहोगे गुरुजी पंजाब ये मतलब भारत वाला है या कौन सा है? ये पंजाब पाकिस्तान वाला रहेगा। कौन सा रहेगा? हड़प्पा है ना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इसके खोजकर्ता कौन थे? 1921 में इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। इसकी क्या की थी? खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी? गजेंद्र कह रहे हैं 2 महीनों में। हाँ गजेंद्र जी ठीक है। और साथ में आपको सारी चीजें ये रिकॉर्डेड भी गजेंद्र जी दे दी जाएगी। हाँ ये टारगेट है, आराम से इस सिलेबस को हमें पूरा करेंगे। लास्ट में मैराथन द्वारा भी करना पड़े, अभी है ना वो टेंटेटिव डेट है, अभी उसी हिसाब से सिलेबस करा रहे हैं। और अभी रियल डेट आएगी ना उसके हिसाब से, अगर टाइम कम बचा तो मैराथन देखो एक दिन में हरियाणा जी के 10.5 घंटे में मैंने करवाई थी। परमात्मा की दया से आपने बहुत प्यार दिया, वो वीडियो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रही है। उस हिसाब से मैराथन लेकर भी हमें करवा देंगे, टेंशन मत लेना। साथ में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारा सिलेबस आपको दे देंगे, जल्दी वहां से कवर आप कर सकते हो। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा कहां पर रहेगा? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहेगा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और पाकिस्तान से और जितने भी स्थल चले मिले हैं ना
वो किस नदी के किनारे रहेंगे? सिंधु नदी के किनारे रहेंगे। लेकिन हड़प्पा किस नदी के किनारे रहेगा? रावी नदी के किनारे रहेगा। पहले है ना, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा स्थल कहां से मिला है। बालाथल, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, ये पता होना चाहिए कहां पर है। महाराष्ट्र में कौन सा है, यूपी में कौन सा है, बलूचिस्तान में कौन सा है। पहले वो प्रांत पढ़ेंगे और उसके बाद है ना आपको एक एक हड़प्पा से क्या मिला है? शिवलिंग मिला है, स्वास्तिक मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, श्रमिक आवास, सारा ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो रहेगा, ये भी पाकिस्तान में रहेगा। लेकिन ये पाकिस्तान के किस प्रांत में रहेगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहेगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में। इसको 1922 में किसने खोजा था? मोहनजोदड़ो को खोजने का काम राखल दास बेनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजने का काम किया था। और ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे रहेगा। एक हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, बाकी सिंधु नदी के किनारे रहेंगे। एक है रहेगा चाहुंदड़ो और कोट दीजी। चाहुंदड़ो ये भी कहां पर रहेगा? पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान के किस प्रांत में रहेगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहेगा। एक रहेगा आपका कोट दीजी। कौन सा रहेगा? कोट दीजी रहेगा। ये भी पाकिस्तान में रहेगा और पाकिस्तान के किस प्रांत में रहेगा? सिंध प्रांत में रहेगा। ये तीन, ये प्यारे बच्चों देखो हड़प्पा है ना, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहेगा। मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और एक आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला रहेगा चाहुंदड़ो। ये पाकिस्तान के किस प्रांत में रहेंगे? सिंध प्रांत में। चाहुंदड़ो को तो सिंधु सभ्यता का ब्यूटी पार्लर तक कहा जाता था। क्या क्या चीजें मिली है मैं बताऊंगा। एक पिगट महोदय हुआ करते थे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है ना एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पिगट ने क्या कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बताया था? सिंधु सभ्यता की ट्विंस कैपिटल, जुड़वा राजधानी बताया था। ये क्वेश्चन पक्का बनेगा। सिंधु सभ्यता को किसने जुड़वा राजधानी बताया था? सिंधु सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट नामक महोदय ने इसको जुड़वा राजधानी कहकर संबोधित किया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। बाकी है ना ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जम्मू कश्मीर में रहेगा कौन सा स्थान रहेगा? मांडा रहेगा। जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थान रहेगा प्यारे बच्चों? मांडा कहां पर रहेगा? जम्मू कश्मीर में रहेगा। और मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाव नदी के किनारे रहेगा। किस नदी के किनारे रहेगा? चिनाव नदी के किनारे रहेगा। और ये सिंधु सभ्यता का ना पेपर में आएगा। कौन सा स्थल कहलाता है? उत्तरी स्थल कहलाता था। कौन सा स्थल कहलाता था? सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल कहलाता है। महाराष्ट्र में एक स्थल रहेगा सिंधु सभ्यता का, महाराष्ट्र में रहेगा। कौन सा स्थल रहेगा गुरुजी? दाइमाबाद रहेगा। कौन सा रहेगा? दाइमाबाद रहेगा। और ये किस नदी के किनारे रहेगा? ये गोदावरी की सहायक नदी के किनारे रहेगा। गोदावरी की सहायक नदी के किनारे रहेगा। और ये कहां पर रहेगा? दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी के किनारे रहेगा। और ये सिंधु सभ्यता का ना दक्षिणी स्थल है। ये पेपर में पक्का आता है। ये सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल माना जाता है? दक्षिणी स्थल माना जाता है। ठीक है, ये याद करना है। अब बात आती है प्यारे बच्चों, जैसे पंजाब, हमारा पंजाब है ना, ठीक है, जहां से भगवत मान अभी क्या बने हैं? आम आदमी पार्टी से पंजाब के सीएम बने हैं। तो पंजाब है ना, यहाँ पर हमारा कौन सा स्थान रहेगा? रोपड़ रहेगा। सतलुज ने पंजाब में जो स्थल मिलेंगे प्यारे बच्चों, वो सतलुज नदी के किनारे मिलेंगे। सर मैंने सीईटी का लाइव रिकॉर्डेड बेस लिया, उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। नीलू जी हेलो, हेलो गुड़िया। एक बार ना पंजाब से एक क्वेश्चन और बना था, एक संगोल पूछा गया था। संगोल भी पंजाब में रहेगा। वो प्यारे बच्चों पहले ना मैं ये स्थल करवा रहा हूं, फिर इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। पंजाब में रोपड़ रहेगा, एक संगोल रहेगा, महाराष्ट्र में दाइमाबाद रहेगा, जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाव नदी के किनारे उत्तरी स्थल, दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी के किनारे दक्षिणी स्थल रहेगा। अब बात आती है हमारे हरियाणा में। हरियाणा में हरियाणा में बनावली रहेगा। कौन सा रहेगा? बनावली रहेगा, जिसके खोजकर्ता रविंदर सिंह बिष्ट थे। 1972-73 में खोजा गया। मिट्टी का हल मिला था। बनावली रहेगा। एक यहाँ राखी गढ़ी रहेगा। कौन सा रहेगा? राखी गढ़ी
डॉक्टर ये पेपर में आएगा, कहां पर रहेगा इंसार, यहाँ से तामर उपकरण मिले थे। यहाँ से क्या मिले थे? राखी गढ़ी से कौन से उपकरण मिले? डॉक्टर सूरज भान की अध्यक्षता में इसकी खोज की गई थी। एक भगवानपुर कुरुक्षेत्र में रहेगा। भगवानपुर कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और हरियाणा जी के यहाँ से एक क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछ लेगी कि सिंधु सभ्यता का हरियाणा में सबसे पुराना स्थल कौन सा है? तो जो भीड़ाना है ना, वो सिंधु सभ्यता का, ये भीड़ाना कहां पर पड़ेगा गुरुजी? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये सिंधु सभ्यता का ना हरियाणा में क्या रहेगा? सबसे पुराना स्थल रहेगा। और हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी हो जाएगा। देखो दो बातें हैं, अगर मैं पूछूं सिंधु सभ्यता 3 देशों में मिली है, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, तीनों देशों में बड़ा पूछे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने उसकी खोज की थी। अगर भारत में ना आज तक जितने भी एसएससी ने एग्जाम लिए हैं, एसएससी ने माना है राखी गढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन वर्तमान में प्यारे बच्चों एक जगह है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात में है। वहां से ना वर्तमान में क्या मिला था? एक खेल स्टेडियम मिला था। तो वर्तमान में जो सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल हो गया है वो कौन सा हो गया है? धोलावीरा हो गया है। एसएससी इतनी ज्यादा अपडेट नहीं होगी। इन केस अगर धोलावीरा इज नॉट इन ए ऑप्शन, अगर धोलावीरा ऑप्शन में ना हो तो आप आज भी राखी गढ़ी के साथ जा सकते हो। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में है। डॉक्टर सूरज भान की अध्यक्षता में इसकी खोज की गई और ये पेपर में आएगा। यहाँ से हमें ताम्र उपकरण मिले थे। तो पहले है ना आप याद करते जाओ कि कौन सा स्थल है, कहां पर है। और मैंने बताया है आजादी के बाद है ना सिंधु सभ्यता के जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए थे वो कहां से खोजे गए थे? आजादी के बाद सिंधु सभ्यता के जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए थे वो गुजरात से खोजे गए। और गुजरात से कौन था रहेगा गुरुजी? लोथल रहेगा। ये पेपर में प्यारे बच्चों एसएससी का मैं कहूं आई लव यू क्वेश्चन है तो गलत है, नहीं होगा। गुजरात में लोथल कहां पर है? गुजरात में। ये सिंधु सभ्यता का क्या होता था? बंदरगाह होता था। एसएससी ने कम से कम 20+ एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा होता था? लोथल गुजरात होता था। और ये पेपर में आएगा बंदरगाह को कहा जाता था प्यारे बच्चों गोदीबाड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोदीबाड़ा कहा जाता था। तो ये कहां पर रहेगा? लोथल में रहेगा, गुजरात में रहेगा। एक धोलावीरा पूछा जाएगा, धोलावीरा। धोलावीरा भी कहां पर रहेगा? गुजरात में। 1966-67 में जेपी जोशी की अध्यक्षता में इसकी क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। ठीक है, तो ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। लोथल एक रंगपुर, ये भी कहां पर रहेगा? रंगपुर कहां पर रहेगा? ये भी कहां पर रहेगा? गुजरात में रहेगा। रंगनाथ राव की अध्यक्षता में यहां पर चीजें मिली थी। एक एग्जाम में प्यारे बच्चों गुजरात से धोलावीरा के लिए एक सुतकोटदा से क्वेश्चन आया था। सुतकोटदा ये भी कहां पर रहेगा? गुजरात में रहेगा। कहां से में रहेगा? और कहते हैं यहां से ना घोड़े की अस्थियां मिली थी हमें। कहां की? घोड़े की क्या मिली थी? यहां से हमें अस्थियां मिली थी। घोड़े का अस्थि पिंजर मिला। वैसे प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता में ना घोड़े के इतने ज्यादा प्रमाण नहीं मिले। हाँ, इस कारण हो सकता है क्योंकि गुजरात में ही लोथल था, लोथल बंदरगाह था। हो सकता है बंदरगाह से आयात निर्यात किया जा रहा हो, तो कोई निर्यात या आयात में कोई घोड़ा यहाँ पर आया हो तो उसके अस्थि पिंजर हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। वैसे सिंधु सभ्यता से हमें बेल भी मिला है, लेकिन घोड़े की अस्थियां एक कहां से मिली है? सुतकोटदा से। बाकी यहाँ से कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। गुड आफ्टरनून नीलू जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए गुड़िया। ठीक है, तो यहाँ से सुतकोटदा गुजरात में घोड़े की अस्थियां। रंगपुर से ना हमें किसके साक्ष्य से मिले थे? चावल के साक्ष्य से मिले थे। और अगर यहाँ से चावल यहाँ पर आ गया तो ये लोग है ना कृषि भी किया करते थे। तो रंगपुर याद कर लेना, सुतकोटदा याद कर लेना, लोथल याद कर लेना, धोलावीरा ये पेपर में आएगा प्यारे बच्चों। धोलावीरा है ना, वैसे सिंधु सभ्यता है ना अपनी किसके लिए जानी जाती थी? जल निकासी के लिए जानी जाती थी। और कहते हैं सबसे अच्छी जो जल निकासी देखी गई थी ना वो कहां पर देखी गई थी? धोलावीरा है ना, वहां पर सबसे अच्छी जल निकासी के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है। एक एग्जाम में प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये पूछा गया था यूपी में संगोली और बड़गांव, ये क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश में कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश जहां से योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने हैं, एक तो संगोली रहेगा। कौन सा रहेगा?
संगोली रहेगा, एक बनगांव, बनगांव ये भी कहां पर रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा। और एक है ना आलमगीरपुर, कौन सा रहेगा, आलमगीरपुर, ये भी कहां पर रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा। और ये पूछा जाता है आलमगीरपुर है ना, ये किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। और सिंधु सभ्यता का ये कौन सा स्थल माना जाता है, पूर्वी स्थल माना जाता है। सिंधु सभ्यता के चारों स्थल याद करना, पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर रहेगा, और पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में सुत कांगेडोर रहेगा, उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में मांडा रहेगा, और दक्षिणी स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में रहेगा। दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, मांडा चिनाव नदी के किनारे है, और जो बलूचिस्तान वाला डाइक नदी के किनारे रहेगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आएगा। तो संगोली, बनगांव और आलमगीरपुर कहां पर रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा। ये सारे क्वेश्चन राजस्थान में आया था, कालीबंगा और बालाथल। राजस्थान में कौन सा रहेगा, राजस्थान, राजस्थान में ना कौन से स्थल रहेंगे, एक तो कालीबंगा रहेगा, एक कौन सा रहेगा, बालाथल, कौन सा रहेगा, बालाथल। ये कहां पर रहेंगे, राजस्थान में रहेंगे। वैसे मैंने बताया सिंधु सभ्यता के 1500 प्लस स्थल मिल चुके हैं, सभी को याद नहीं करना, मेन मेन याद करा देता हूं, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक सबसे पहले पाकिस्तान में आ जाओ, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, कोट दीजी चाहुंदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जम्मू कश्मीर में मांडा हो गया, हरियाणा में बनावाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, भगवानपुर हो गया। ठीक है, ये इंडिया जीके के हिसाब से है, हरियाणा जीके पढ़ोगे तो और भी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो लेक्चर आप अलग वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। और अगर पूछे ना, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हो गया, हिंडन नदी के किनारे है, और उत्तर प्रदेश में कौन सा हो गया, संगोली हो गया, और बनगांव हो गया। ये भी कहां पर रहेंगे, उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद हो गया, ये याद करने हैं। जम्मू कश्मीर में मांडा हो गया। ये सारे के सारी चीजें आपको, गुजरात में ना रंगपुर हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, और ये कहां पर रहेंगे आपके, गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के आजादी के बाद जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए हैं वो कहां से खोजे गए थे, गुजरात से खोजे गए। अब है ना सिंधु सभ्यता से ये क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता है ना किसके लिए जानी गई थी प्यारे बच्चों, नगर नियोजन के लिए जानी गई थी। सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी गई थी, नगर नियोजन के लिए जानी गई थी। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता में है ना जो सड़कें थी ना, ये रट लेना, जो सड़कें थी ना वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को किस पर काटा करती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। ये देखो, ये सपोज करो ये सिंधु सभ्यता है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या बनती थी, सड़कें एक दूसरे को कैसे काटा करती थी, समकोण पर काटा करती थी। ठीक है, यहाँ पर दो सड़कें होती थी प्यारे बच्चों, एक होती थी मुख्य सड़क होती थी, क्या होती थी, मुख्य सड़क होती थी, और एक होती थी प्यारे बच्चों अन्य सड़क होती थी, क्या होती थी, अन्य सड़क होती थी। और सड़कें एक दूसरे को किस पर काटा करती थी, समकोण पर काटा करती थी। और कहते हैं प्यारे बच्चों, जो सिंधु सभ्यता के जो घरों के ना दो दरवाजे हैं ना, वो ना मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर ना अन्य सड़क की ओर खुला करते थे। अब आप कहोगे गुरुजी अन्य की ओर क्यों खुला करते थे, तो प्यारे बच्चों सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हाँ, इसलिए कह सकते हैं कि मुख्य सड़क पर जब ट्रैफिक ज्यादा हो तो बच्चे निकले तो वहां पर कोई मतलब नुकसान ना हो जाए। ठीक है, ज्यादा इतने मतलब संसाधन का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन ऐसा रहा होगा। और एक जगह है प्यारे बच्चों जहां पर ना मतलब जो सड़क है ना, जो दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुला करता था, वो आप कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। तो ये अन्य सड़क और मुख्य सड़क, ये होमवर्क है आपके लिए। और जो है ना सिंधु सभ्यता में ना घर है ना वो पक्की ईंटों के, किसके, पक्की ईंटों के और कच्ची ईंटों के बने होते थे। सिंधु सभ्यता में घर पक्की ईंटों और कच्ची ईंटों के बने होते थे। और कहते हैं पक्की ईंटों को क्या कहा जाता था, टेरा कोटा कहा जाता था। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों को क्या कहा जाता था, टेरा कोटा कहा जाता था। और ईंट का अनुपात पूछा जाएगा, 4:2:1 होता था। ये ईंट के अनुपात से क्वेश्चन पक्का आएगा। सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का अनुपात होता था वो क्या होता था,
4:2:1 होता था। और जो सड़कें है ना किसकी जैसे होती थी, शतरंज के जैसी होती थी। और एक बार आया था HSSC ने पूछा था शतरंज में कितने ब्लॉक्स होते हैं, तो 64 ब्लॉक्स होते हैं। किसमें? शतरंज में। गालिब कहते थे मुझे शतरंज खेलना आता है पर खेलता नहीं हूं, क्योंकि आज भी मुझे अपनों के खिलाफ चाल चलना नहीं आया। तो ये वही चाल चली जाती है किसमें? शतरंज में चालें चली जाती हैं, विशातें बिसती है। हाँ, पक्की ईंटों को हाँ आशा जी टेराकोटा कहा जाता था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएगा। और कहते हैं मकान है ना ग्रिड पद्धति की, वही बात है, मकान है ना किस पद्धति के बने होते थे? ग्रिड पद्धति के क्या बने होते थे? मकान बने होते थे। सड़कों के किनारे क्या बने होते थे? मकान बने होते थे। सिंधु सभ्यता है ना एक अपनी जल निकासी के लिए जानी गई है, और सबसे अच्छी जल निकासी धोलावीरा में थी। कहते हैं यहाँ पर ना जैसे ये मतलब गांव है, गांव ये जैसे कोई गांव हो गया, गांव का जो पानी है ना वो नालियों के मध्य जाता था। और कहते हैं यहाँ पर ना ब्लॉक्स बने होते थे, यहाँ पर नीचे है ना कोई खड्डा बना होता था, ताकि है ना जो कचरा है ना वो इस होद में जमा हो जाए और पानी आगे चला जाए। कुछ कचरा बच गया तो अगले होद में चला जाए, और इस होदों की टाइम टू टाइम सफाई होती थी। तो कहते हैं सिंधु सभ्यता है ना किसके लिए जानी गई थी? जल निकासी के लिए। और प्यारे बच्चों हमारी जो सभ्यता का कालक्रम है ना वो क्या है? उल्टा है। देखो सिंधु सभ्यता के लोग है ना वो तो पक्की ईंटों के बने मकानों में रहते थे, और वैदिक सभ्यता आएगी और उत्तर वैदिक सभ्यता आएगी, उसमें ना लोग है ना कच्चे मकानों में या झोंपड़ियों में रहा करते थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता में पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर होते थे। पूर्वी नगर निचला भाग था, पूर्वी नगर। पूर्वी नगर कौन सा भाग होता था? निचला होता था। और पश्चिमी नगर है ना ये ऊपरी भाग होता था। क्या होता था? ऊपरी भाग होता था। और कहते हैं पूर्वी नगर में ना जो गरीब या जो श्रमिक लोग रहा करते थे, पूर्वी हिस्से में ना जो गरीब और श्रमिक लोग रहते थे, और पश्चिमी हिस्सा जो ऊपरी हिस्सा था ना उसमें कौन रहा करते थे? उसमें उच्च वर्ग के लोग या आप कह सकते हो अमीर लोग उसमें रहा करते थे। तो पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर दो हिस्सों में क्या होता था? ये मकान बने होते थे। पूर्वी हिस्सा निचला होता था जिसमें गरीब जरूरतमंद रहते थे, श्रमिक रहते थे। पश्चिमी हिस्से में या आप कह सकते हो पुरोहित वगैरह जो लोग पश्चिमी हिस्से में ऊपरी हिस्से में रहने का काम करते थे। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आगामी एग्जाम में आएंगे। इनका मुख्य बंदरगाह पूछा गया सिंधु सभ्यता का जो मुख्य बंदरगाह कौन सा होता था? तो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य बंदरगाह होता था ना वो कौन सा होता था? लोथल होता था। कौन सा होता था? लोथल होता था। और बंदरगाह को क्या बोला जाता था? गोदीवाड़ा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बंदरगाह को गोदीवाड़ा बोला जाता था। और सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी निशानी क्या थी? इनके सामूहिक भवन होते थे। कैसे भवन होते थे? सामूहिक भवन होते थे। सिंधु सभ्यता में कैसे भवन होते थे प्यारे बच्चों? सामूहिक भवन होते थे। पूर्वी नगर में पुअर हाँ और पश्चिम में अमीर लोग। बिल्कुल आशा जी सही बोल रहे हो, सामूहिक भवन में रहते थे। जैसे सिंधु सभ्यता से ना हमें विशाल सनागार मिला है, जिसे ग्रेट बाथ बोला जाता है। विशाल सनागार ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन बताया जाता है। ये आया था सिंधु सभ्यता में, इसे ग्रेट बाथ बोला जाता था, सबसे बड़ा भवन था। और एक यहाँ से क्या मिला है? विशाल अनागार मिला है। क्या मिला है? विशाल अनागार। विशाल सनागार भी मिला है और विशाल क्या मिला है? अनागार भी मिला है। विशाल सनागार भी मिला है, अनागार जहां पर लोग इकट्ठा अन्न रखा करते थे। एक सिंधु सभ्यता में ना क्या मिला है? विशाल सभागार मिला है। विशाल सभागार यानी लोग है ना सभा में इकट्ठे हुआ करते थे। तो सामूहिक भवन सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। अगर साथ में रहते तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग है ना कैसे होते थे? शांति प्रिय होते थे, पीसफुल लोग होते थे। यहाँ से विशाल सनागार मिला है, विशाल अनागार मिला है और विशाल सभागार मिला है। ग्रेट बात भी मिला है। नीलू जी ग्रेट बात है, विशाल सनागार को ही बोला जाता है। और ऐसा माना जाता था कि सिंधु सभ्यता में ना जैसे विशाल ये सनागार है, यहाँ पर लोग इकट्ठे नहाया करते थे। कहने का मतलब है ये देखो यहाँ पर ना ये है विशाल सनागार। मान तो सकते हो ना? ठीक है, फील ही तो करना है ना,
मतलब कई बार बच्चों से पूछते हैं कि सर मतलब बच्चों शादी हुई है, बोला गुरुजी शादी तो नहीं हुई, फेरे होते हुए देखे हैं। वही बात है, मानना है, ठीक है। ये क्या है, विशाल शनागार है। क्या रहेगा, विशाल शनागार रहेगा। लोग है ना यहाँ पर पेड़ियां बनी होती थी और इसके अंदर से जाते थे, और यहाँ पर ना कहते हैं कोई मेले माले का आयोजन होता था ना, तो लोग पहले यहाँ पर नहाया करते थे, सामूहिक स्नान किया करते थे और बाद में चले जाते थे। अनागार शनागार दोनों पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो में है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आशा जी रहेगा। सर ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों। अर्नेस्ट और मैके ने कहा, अर्नेस्ट मैके और मजूमदार ने, ये अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने कहा था कि भूकंप का आना इस सभ्यता के पतन का कारण था, लेकिन व्हीलर ने कहा था विदेशी आक्रमण। लेकिन ज्यादातर ये मानते हैं कि भूकंप आने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। भूकंप के प्रमाण भी बताऊंगा कहां से मिले थे। तो ये विशाल शनागार, विशाल अनागार, विशाल सभागार, ये क्या होते थे? सिंधु सभ्यता के प्यारे बच्चों सामूहिक भवन होते थे। इससे कह सकते हैं यहाँ के लोग शांति प्रिय हुआ करते थे। अब है ना सिंधु सभ्यता के ना हम एक एक स्थल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं ना, मैं उनको शॉर्ट लिस्टेड करके लाया हूं। अब पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल था ना, हड़प्पा। कौन सा पढ़ेंगे? हड़प्पा। हड़प्पा है ना, ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। 1921 में इसकी खोज किसने की थी? दया राम साहनी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। याद है, और ये पेपर में आता है कि सिंधु सभ्यता का ना सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंधु सरस्वती नदी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब याद करना मुश्किल नहीं है। कहते हैं प्यारे बच्चों, हड़प्पा से ना क्या क्या चीजें मिली है? एक यहाँ से स्वास्तिक मिला है। क्या मिला है प्यारे बच्चों? यहाँ से स्वास्तिक मिला। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हमें स्वास्तिक कहाँ से मिला है, तो स्वास्तिक सिंधु सभ्यता से मिला है। एक हमें यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, R37 कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से क्या मिला है? R37 हमें क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से हमें है ना कहते हैं प्यारे बच्चों, पुरोहित की एक बार पूछा गया था, शिवलिंग काजल बैलगाड़ी। यहाँ से हमें याद करवा दूंगा, यहाँ से हमें शिवलिंग मिला है, यहाँ से हमें काजल मिला है, और यहाँ से हमें क्या मिली है? बैलगाड़ी मिली है। क्या मिली है? बैलगाड़ी मिली है। एक बार लिख लो, याद करवा दूंगा। स्वास्तिक मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है, शिवलिंग मिला है, काजल की एक बर्तन मिला है जिस पर मछली के चित्र थे, ये भी पूछा गया था। एक उर्वरकता की देवी बर्तन पर मछली के चित्र, श्रमिक, एक क्या मिला है? श्रमिक निवास मिला है। क्या मिला है? श्रमिक निवास मिला है। और कहते हैं प्यारे बच्चों, एक ऐसी महिला का फोटो मिला है जिसकी गर्भ से एक पौधा निकल रहा था, और हमने कह दिया वो उर्वरकता की क्या होती थी? देवी। तो उर्वरकता की देवी की फोटो मिली है। और यहाँ से एक बर्तन मिला है जिस पर किसके चित्र बने थे? मछली के क्या बने थे? चित्र बने थे। अब याद करवाना, 1 सेकंड में याद करवा दूंगा। याद आप तो भूलना भी भूल जाओगे। देखो हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो हड़पने का काम कौन करता है? पाकिस्तान करता है, ठीक है। और हड़पने वाले को कभी क्या नहीं आती? दया नहीं आती। तो हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा, पाकिस्तान में है। देखो राम रावी किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अब याद कैसे करोगे? देखो ये स्वास्तिक है, इसका संबंध किससे माना जाता है? भगवान शिव से माना जाता है ना। स्वास्तिक का संबंध भगवान शिव से। देखो शिवलिंग, ठीक है। तो भगवान शिव का क्या था? शिवलिंग था, और उसके पास हमने काजल से क्या बनाया? स्वास्तिक बनाया। वैसे तो भगवान शिव बहुत बोले हैं, लेकिन उनको गुस्सा आ जाए ना तो पूरी दुनिया किस में बदल सकती है? कब्रिस्तान में बदल सकती है। याद कैसे करो? भगवान शिव के शिवलिंग को हमने ना, एक भगवान शिव का शिवलिंग था और उसके बाहर हमने स्वास्तिक बनाया, काजल से बनाया। भगवान शिव को गुस्सा आ गया तो पूरी दुनिया कब्रिस्तान में बदल सकती है। और भगवान शिव का ना जो वाहन नंदी था ना, वो क्या चलाता था? बैलगाड़ी चलाता था। और हर श्रमिक यानी हर गरीब लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान
शिव की पूजा करते हैं सावन के महीने में, और भगवान शिव की कृपा होना हमारे अनाज ज्यादा होगा तो उर्वरकता आएगी, और भगवान शिव को ना हम बर्तन से ना उनकी शिवलिंग पर पानी चढ़ाएंगे, और पानी में कोई क्या आ सकती है, मछली आ सकती है। तो ऐसे याद कर सकते हो। दोबारा हड़पने वाले को दया नहीं आती। दयाराम सानी पाकिस्तान में रहेगा। खोज कब हुई? 1921। कैसे? भगवान शिव को याद कर लो, सारा याद हो जाएगा। भगवान शिव का शिवलिंग, और भगवान शिव के शिवलिंग में स्वास्तिक से हमने काजल बनाया। भगवान शिव का जो शिवलिंग था और जो वाहन नंदी वो बैलगाड़ी चलाता था, सभी श्रमिक लोग भगवान शिव की पूजा करते थे। अच्छी उर्वरकता होगी, भगवान शिव की पूजा करेंगे। बर्तन और मछली, ये भी पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। ये पेपर में आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एक एग्जाम में मैंने देखा था एक बार। मोहनजोदड़ो। अब इसके बाद किसका पढ़ेंगे? हमें मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज हुई थी 1922 में हुई थी। ये भी पाकिस्तान के किस प्रांत में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहेगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहेगा। और इसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने खोज की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खोज की थी। और ये मतलब किस नदी के किनारे है? मैंने बताया था हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। बाकी पाकिस्तान से जितने भी स्थल मिलेंगे ना, वो किस नदी के किनारे मिलेंगे? सिंधु नदी के। सुनीता जी आज 12:15 पे क्लास स्टार्ट हुई थी। ठीक है। नीतू कह रही आपकी ट्रिक से सब याद हो जाता है सर। थैंक यू गुड़िया। ठीक है। तो राखल दास बनर्जी ये इसके खोज करता थे। यहाँ पर ना सारी चीजें मैं याद करवा दूंगा। वहां पर भगवान शिव को याद करना, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को याद करना, सारी चीजें याद करवा दूंगा। मोहनजोदड़ो से हमें ना क्या मिली है? एक बांसुरी मिली है। क्या मिली है? बांसुरी मिली है। एक नाचती हुई नर्तकी मिली है। ये पेपर में पक्का आएगा। नाचती हुई नर्तकी कहां से मिली है? तो ये हमें मोहनजोदड़ो से नाचती हुई क्या मिली थी? एक नर्तकी मिली थी। ये पेपर में पूछा गया था। और ये यहाँ पर विशाल सनागार, अनागार, सभागार, यहाँ पर क्या मिला है? विशाल सनागार, जो सबसे बड़ी इमारत थी विशाल, ग्रेट बात। विशाल सनागार, विशाल अनागार, विशाल सनागार भी मिला है, विशाल अनागार भी मिला है। ठीक है। बांसुरी, नाचती हुई नर्तकी, विशाल सभागार भी मिला है। क्या मिला है प्यारे बच्चों? विशाल सभागार भी मिला है। विशाल सनागार मिला है, विशाल अनागार मिला है, और विशाल सभागार भी यहां से मिला है। पुरोहित की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? पुरोहित की क्या मिली है? यहां से हमें मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? पुरोहित की हमें यहाँ से मूर्ति मिली है। ये भी पेपर में आया था। और नृत्य बांसुरी एक पशुपतिनाथ। ठीक है। एक कहते हैं ऐसी मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर ना क्या बैठे हैं? चारों ओर मतलब पशु बैठे हैं, तो हमने कह दिया वो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। अब देखो इसको भगवान श्री कृष्ण से याद कर लेना। देखो मोहन माने क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण होते हैं ना, वो अपने भक्तों के क्या होते हैं? दास होते हैं। तो राखल दास बनर्जी इसके खोज करता थे। अब भगवान मोहन माने क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण या राधा कृष्ण भी बोल सकते हो। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे ना, कि भगवान श्री कृष्ण क्या बजाते थे? बांसुरी। तो गोपियां नाचने लग जाती थी। तो नाचती हुई नृत्य भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, लड़कियां नाचने लग जाती थी, नाचती हुई नृत्य। और भगवान श्री कृष्ण को ना हम पूजा करने के लिए ना, भगवान श्री कृष्ण के विचार सुनने के लिए हम सभा में जाया करते थे। कहां पर जाएंगे? अगर कोई पुरोहित है ना, पुरोहित भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता बताएगा, सुनाएगा, तो भगवत गीता सुनने के लिए हम कहां जाएंगे? सभा में जाएंगे। सभा में जाने से पहले हम स्नान करेंगे, विशाल स्नागार। और भगवान श्री कृष्ण के लिए हम क्या लेकर जाएंगे? अन्न लेकर जाएंगे। और जो भगवान श्री कृष्ण के साथ हम पशुपतिनाथ की भी क्या करेंगे? पूजा करेंगे। मंदिर के अंदर है ना, मतलब बहुत से चीजें मिलेगी। थैंक यू प्रियंका रानी जी, थैंक यू गुड़िया। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, गोपियां नाचने लग जाएगी, भगवान श्री कृष्ण के विचार हम सभा में सुनेंगे, और भगवान श्री कृष्ण को अन्न लेकर जाएंगे, और जो सभा में सुनेंगे अन्न लेकर जाएंगे,
और नहाकर जाएंगे। स्नागार और अनागार पुरोहित भगवान श्री कृष्ण के साथ पशुपतिनाथ की पूजा करेंगे। ऐसे करोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। और पिगट महोदय ने ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की क्या बताया था, जुड़वा राजधानी। ये भी आता है किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहकर संबोधित किया था। ये पिगट नामक महोदय ने ना इसको जुड़वा राजधानी कहकर क्या किया था, संबोधित किया था। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में ना एज इट इज आपसे पूछे जाएंगे। जैसे एक बार पूछा गया था चाहुंदड़ो 1931 में पाकिस्तान में रहेगा। चाहुंदड़ो सॉरी 1931 में खोज हुई थी। कहां पर रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा। चाहुंदड़ो कहां पर रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा। खोज कब हुई थी, 1931 में हुई थी। ये पाकिस्तान के किस प्रांत में रहेगा, सिंध प्रांत में रहेगा। और किस नदी के किनारे रहेगा, सिंधु नदी के किनारे रहेगा। इसके खोजकर्ता कौन थे, अर्नेस्ट मेक्के। देखो सभी के सन याद नहीं करने, अर्नेस्ट मेक्के और मजुमदार। अर्नेस्ट मेक्के और मजुमदार ने किसकी खोज की थी, चाहुंदड़ो की खोज की थी। किसने की थी, अर्नेस्ट मेक्के और मजुमदार ने किसकी खोज की थी, चाहुंदड़ो की। सुनीता कह रही है बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, हमेशा खुश रहो। थैंक यू गुड़िया, थैंक यू। अर्नेस्ट मेक्के और मजुमदार ने किसकी खोज की थी, चाहुंदड़ो की खोज की थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। याद करना मुश्किल नहीं है। चाहुंदड़ो में हमें चाहत नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, और चाहत किसके जैसी नहीं हो सकती, मजनू के जैसी चाहत है कभी नहीं हो सकती। आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे मतलब मजनू है ना, वो कहते हैं जीवन के अंतिम टाइम में पागल हो गया था, लोग उसे पत्थर मारा करते थे। यानी कहते हैं लैला जिस गली से गुजरती थी ना, मजनू उस गली की मिट्टी को चूम लिया करता था। और आज प्यारे बच्चों आप ऐसा करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। वो लड़की है ना जाकर आपकी मम्मी को जाकर कहेगी आंटी आंटी आपका बेटा मिट्टी खाता है। तो वो दिन चले गए जब दिल सच्चे और मकान कच्चे हुआ करते थे। आजकल ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, मिट्टी चाटो चाहे कुछ भी चाटो, आज कोई लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो चाहत किस जैसी नहीं हो सकती, मेके यानी मजनू मर भी गया था प्यार में, लेकिन लैला को कभी उसने बुरा नहीं बताया। और आज है ना मतलब हर कोई है ना मतलब थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं वे वफा बता देता है। और कईयों से ताजमहल नहीं बनता ना तो वो कहता है मैं ताज बनावा कहंदे लई मेरी मुमताज वे वफा है। तो अब वही बात है, लोमड़ी के अंगूर हाथ नहीं आए थे ना, बोल दिया अंगूर खट्टे हैं। अब ताजमहल बनाने के लिए पैसे चाहिए ना, पैसे आएंगे नहीं तो वैसे ही कहने को कह दे भैया चांद तोड़ लाऊंगा तारे तोड़ लाऊंगा, झोंपड़ी नहीं बनाई जाएगी। पहले जो प्यार होता था ना वो रियल होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो चाहत है ना ये मजनू जैसी नहीं हो सकती। चाहुंदड़ो से क्या बनी है, मन के बनाने के कारखाने। ये पेपर में आएगा, मन के बनाने के कारखाने कहां से मिले थे, तो मन के बनाने के कारखाने कहां से मिले थे, चाहुंदड़ो से मिले थे। यहां से कहते हैं प्यारे बच्चों अलंकृत हाथी मिला था, अलंकृत हाथी मिला था। यहां से लिपस्टिक मिले थे। ठीक है, यानी जो भी लड़कियां श्रृंगार का जो सामान यूज करती है ना वो कहां से मिला था, सारा का सारा चाहुंदड़ो से मिला था। अगर मैं कह दूं कि ये सिंधु सभ्यता का ब्यूटी पार्लर था तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। कुत्ते के ये पेपर में पक्का आएगा प्यारे बच्चों। यहां से वर्काकार ईंट मिली है, क्या मिली है, वर्काकार ईंट मिली है। और यहां से कहा जाता है कि कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। कहता है कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, कुत्ते ने जैसे ही बिल्ली पर छलांग लगाई ना, बिल्ली साइड में हट गई और कुत्ते के उस पत्थर पर पंजे के निशान आ गए। ये प्यारे बच्चों स्टोरियां होती है। क्या कोई उस टाइम वीडियोग्राफी कर रहा था कि कुत्ते ने छलांग लगाई और बिल्ली साइड में हट गई? ऐसी चीजें नहीं होती। ये सारे के सारी क्या है, एक हमें तो प्यारे बच्चों जो इतिहास में लिखा गया है वो हमें पढ़ाना होगा, और नहीं पढ़ाया और आपने नहीं पढ़ा तो आपकी कोई ट्रेनिंग रुक सकती है जॉब वाली। इसलिए जो इतिहासकार कह दे उसको घोल कर पी जाना है। चाहुंदड़ो
पाकिस्तान में 1931 अर्नेस्ट मैके मजूमदार ने खोज की। याद करना मुश्किल नहीं है, चाहत किसके जैसी नहीं हो सकती, मजनू जैसी। मजनू मर गया लैला के प्यार में, ठीक है, तो लैला को ना वो क्या मन के लेकर जाता था लैला के लिए वो लिपस्टिक लाता था, अलंकृत हाथी ले जाया करता था, क्योंकि शादी के बाद प्यारे बच्चों खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये देखो प्यार है तो ये सारी चीजें तो भुगतनी पड़ेगी। उसके लिए ईंटों का मकान बनाया, और जब मजनू जाया करता था तो रात के उसके पीछे कुत्ते पड़ जाया करते थे, तो कुत्ते के पंजे के क्या आ जाएंगे, निशान आ जाएंगे। इस प्रकार एक ट्रिक से आप सारी की सारी चीजों को याद कर सकते हो। चाहुंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, आप इसको ना नोट कर सकते हो प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में, अभी तो स्टोरी में याद कर लो, चीजें बहुत काम आएगी। कितना भी बड़ा एग्जाम दे देना, अभी है ना थोड़ा सा सिलेबस में फर्स्ट क्यों करवा रहा हूं, सपोज करो अगर 2 महीने से पहले एग्जाम हो गया ना तो उसमें थोड़ा सा फास्ट, अदरवाइज है ना मैं जो रिकॉर्डेड वीडियो डलाऊंगा ना उसमें ना और थोड़ा स्लो रहेगा। लेकिन आप है ना थोड़ा सा तेज पढ़ने की आपको आदतें डालनी होगी। लोथल है 1957 में रंगनाथ राव ने खोज की थी। लोथल है ना, लोथल गुजरात में रहेगा। सभी के सन मैं बता रहा हूं, याद नहीं करने। 1957 में इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और यहां से हमें क्या मिला है, लोथल ये क्या होता था, बंदरगाह होता था। यहां से हमें चावल के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। लोथल क्या होता था, ये बंदरगाह होता था। यहाँ से यहाँ क्या होते हैं, ये बंदरगाह होता था। और इसे सिंधु सभ्यता का गोदी बाड़ा भी किसको कहा जाता था, इसी को कहा जाता था, लोथल को। ये बंदरगाह होता था, गोदी बाड़ा। यहां से कहते हैं प्यारे बच्चों 3 युगल समाधान मिले हैं, 3 युगल समाधान। ऐसा एक मतलब कब्र मिली है जिसमें 3 शवों को ना एक साथ दफनाया गया था। तो ये पेपर में पूछने का काम किया था। एक बार अग्निकुंड और हाथी दांत, अग्निकुंड और हाथी दांत से भी क्वेश्चन आया था। यहां से ना वैसे अग्निकुंड है ना वो कालीबंगा वाला ज्यादा फेमस है, अग्निकुंड और यहाँ से क्या मिले थे, हाथी दांत। देखो अलंकृत हाथी है ना वो चाहुंदड़ो से मिले थे। लोथल गुजरात में रहेगा। 1957 में इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी, ठीक है। और प्यारे बच्चों रंगनाथ राव ने इसकी क्या की गई थी, खोज की। याद करना मुश्किल नहीं है। रात को ना जब हमें नींद आ रही हो ना चाहे हमें थल पर सुना दो। जब इंसान को नींद आती है ना चाहे उसे जमीन पर लेटा दो तो भी नींद आएगी। अब पैसे से ना प्यारे बच्चों 5 स्टार होटल में रह सकते हो, लेकिन पैसे से आप नींद को नहीं खरीद सकते। जो एक है ना काम करने वाले श्रमिक को जो रात में ना जमीन पर नींद आती है ना वो गोली लेने के बाद भी जो अमीर लोग हैं उनको नींद नहीं आती। पैसे से आप चीजों को खरीद सकते हो लेकिन रिश्ते और नींद को पैसों से नहीं खरीदा जाता। तो थल पर गुजरात, इसकी खोज किसने, थल पर रंग लगा दिया था राव तुलाराम ने। तो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। यहाँ से बंदरगाह मिला, गोदीवाड़ा, 3 युगल समाधान मिले, अग्निकुंड मिले और यहाँ हाथी दांत मिले। ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से मिली है, लोथल रट लेना, चाहे एफिडेविट ले आओ, पक्का क्वेश्चन आएगा, लिखवा कर ले लो। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा होता था, लोथल होता था, जिसे आप क्या कहोगे, सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा बोला जाता है बंदरगाह। बंदरगाह वो लोकेशन होती थी प्यारे बच्चों जिससे इनपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करता था, जिससे आयात और क्या हुआ करता था, निर्यात हुआ करता था। एक बार पूछा गया था कालीबंगा 1953 में रहेगा राजस्थान में। कालीबंगा, कालीबंगा इसकी खोज है ना 1953 में हुई थी। इस कालीबंगा की खोज किसने की थी, कालीबंगा ये कहां पर रहेगा, राजस्थान में रहेगा। कालीबंगा की खोज की थी जैसे पूर्व पेपर में आएगा, एक के घोष, एक अमलानंद घोष हो गया, एक कालीबंगा की खोजकर्ता में कई नाम आएंगे, ठीक है। कालीबंगा की खोज में प्यारे बच्चों कई नाम आ सकते हैं। कालीबंगा राजस्थान में रहेगा। एक के घोष इसके क्या होते थे, खोजकर्ता होते थे। और अमलानंद घोष इनका क्या होता था, पूरा नाम होता था। एक थापर होता था, क्या होता था, थापर होता था, ठीक है। एक के घोष और थापर इसके प्रमुख क्या होते थे, कालीबंगा के खोजकर्ता होते थे। ये आगामी एग्जाम में पेपर में आएगा, ठीक है। एक बीबी लाल क्या होता था, बीबी लाल, बीबी लाल बीस, ये 3 प्रमुख खोजकर्ता थे। याद करना मुश्किल नहीं है। काली, ठीक है,
जैसे बीबी लाल, बीबी माने पत्नी होती है, पत्नी को काली चूड़ियां पसंद थी, आप क्या लेकर गए, लाल लेकर चले गए, तब आपको क्या पड़े, गुस्से और थप्पड़ पड़े। कैसे याद करोगे, बीबी को लाल चूड़ियां काली पसंद थी, आप लाल लेकर गए, तो बाद में देख लेना आगे क्या स्टोरी होगी, शादी के बाद की चीजें हैं ये, ठीक है। कालीबंगा 1953 में राजस्थान में रहेगा, खोजकर्ता एके घोष, थापर बीबी लाल। यहां से ना जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, रट लेना, ये ना पक्का क्वेश्चन आएगा। यहां से जूते हुए क्या मिले हैं, खेतों के साक्ष्य मिले। जैसे ना आप खुदाई करोगे ना, इस प्रकार हल के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिले। बनावली है ना, वहां से तो मिट्टी का हल मिला, यहां से जुते हुए खेतों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहां से भी अग्निकुंड मिला है, क्या मिला है प्यारे बच्चों, अग्निकुंड। और जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाएगा ना, यहां से हमें काली चूड़ियां मिली है, इसी काली चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, बंगा। पंजाबी में चूड़ियों को बोला जाता है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, काली बंगा। यहां से हमें क्या मिली है, चूड़ियां मिली है। जूते हुए खेतों के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां से भूकंप के प्रमाण मिले, रट लेना, क्योंकि सिंधु सभ्यता के पतन का जो प्रमुख कारण था भूकंप का आना, तो भूकंप के प्रमाण है ना, वो सबसे ज्यादा कहा, सबसे पहले कहां से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे। जुते हुए खेत, अग्निकुंड, काली चूड़िया और भूकंप के क्या मिले थे, प्रमाण मिले थे। रितु जी गुड आफ्टरनून, गुड़िया नीतू जी। लास्ट में ना आप सभी के मैं कमेंट लूंगा, अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लास्ट में सभी बच्चों के मैं कमेंट लूंगा जब हमारा टॉपिक ओवर करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। राखी गढ़ी हिसार में रहेगा, जो सिंधु सभ्यता का ना एसएससी सबसे बड़ा स्थल मानती थी राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां पर रहेगा, मैंने कहा है सभी की खोजकर्ता याद कर लेना, सभी का सन याद नहीं करना। इसकी ना सबसे पहले डॉक्टर सूरज भान की अध्यक्षता में राखी गढ़ी की क्या की गई थी, खुदाई की गई थी। यहां से हमें क्या मिले हैं, ताम्र उपकरण मिले हैं, तांबे के क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं। और ये कहते हैं एसएससी मानती थी सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन वर्तमान में कहते हैं धोलावीरा से जब खेल स्टेडियम मिला ना, तो धोलावीरा है ना, वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। धोलावीरा कहते हैं 1966-67 में ना जेपी जोशी की अध्यक्षता में इसकी क्या की गई, खुदाई। और सबसे अच्छी जल निकासी कहाँ की मानी जाती थी, धोलावीरा की मानी जाती थी। और धोलावीरा से हमें क्या मिला है, अभी खेल स्टेडियम भी धोलावीरा से मिला। तो ये चीजें है ना याद करना। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी हिसार में रहेगा, ये पहले अभी धोलावीरा हो जाएगा। थोड़े से ये चीजों को आप याद करो, तो चीजों है ना आगामी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, ये कि राखी गढ़ी है ना किस नदी के किनारे रहेगा, घग्गर नदी के किनारे रहेगा, ठीक है। घग्गर नदी हरियाणा में कालका पंचकुला से एंट्री करती है, और यहाँ पर सिरसा होती हुई ये राजस्थान में जाकर आपके जैसे हनुमानगढ़ राजस्थान में आगे जाकर ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा याद रखना है। राखी गढ़ी एक है ना बनावली जो फतेहाबाद में है, ये सिंधु सभ्यता का विकसित स्थल माना जाता है। बनावली ये सिंधु सभ्यता का क्या माना जाता है, विकसित स्थल माना जाता है। कौन सा, बनावली सिंधु सभ्यता का क्या माना जाता है, विकसित स्थल माना जाता है बनावली। यहाँ से मिट्टी का हल मिला है, क्या मिला है, मिट्टी का हल बनावली से मिला है। खिलौने भी कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। और यहाँ से ना कहते हैं पक्की टाइलें मिली है, क्या मिली है, पक्की टाइलें मिली है। और कहते हैं ये किसी व्यापारी या जादूगर का घर था, तभी इसमें ना इतनी सुख सुविधाएं होती थी। यहाँ से कहते हैं तंदूर भी मिला था, ठीक है। तो मिट्टी का हल, खिलौने और पक्की टाइलें कहां से मिली है, बनावली से। कहते हैं इसके खोजकर्ता रविंदर सिंह बिष्ट थे, रविंदर सिंह बिष्ट है ना इसके खोजकर्ता थे, जिसे आप RS बिष्ट के नाम से जानते हो। RS बिष्ट या रविंदर सिंह बिष्ट इसके क्या होते थे, खोजकर्ता थे। 1972-73 के आसपास आप पढ़ोगे बनावली की क्या हुई थी, खोज हुई थी। और भी यहाँ से आभूषण भी मिले हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना आए। एक पूछा जाता है रोपड़ पंजाब में रहेगा, मैंने आपको बताया था रोपड़ वाला थल, रोपड़ पंजाब में रहेगा। रंगनाथ राव ने इसकी क्या की थी, खोज की। यज्ञदत्त शर्मा, सॉरी, इसके खोजकर्ता कौन थे, रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये पंजाब में जो स्थल है ना,
वो सतलुज नदी के किनारे रहेगा। रोपड़ कहां पर रहेगा, तो रोपड़ है ना पंजाब में रहेगा। यज्ञदत्त शर्मा खोज करता थे और किस नदी के किनारे रहेगा, ये सतलुज नदी के किनारे रहेगा। कहते हैं यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। यहां से किसकी कुल्हाड़ी मिली थी प्यारे बच्चों, तांबे की क्या मिली थी, यहां से कुल्हाड़ी मिली थी। वो पूछेगा हमें तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली थी, तो हमें तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली थी, ये रोपड़ पंजाब से मिली थी। ये किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे है। और यहां से हमें किसकी कुल्हाड़ी मिली थी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। खोजकर्ता कौन थे इसके, यज्ञदत्त शर्मा। ये आगामी एग्जाम में रट लेना, क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे इसके, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। पंजाब में रहेगा, तांबे की क्या मिली, कुल्हाड़ी। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से, गन्ने से, रागी से क्या नहीं थे, परिचित नहीं थे। एक बार पूछा गया था रंगपुर, रंगपुर है गुजरात में भादर नदी के किनारे। रंगपुर कहां पर रहेगा, रंगपुर गुजरात में रहेगा। गुजरात में रहेगा, किस नदी के किनारे रहेगा, भादर नदी के किनारे रहेगा। इसके खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि चावल के भी क्या मिले थे, यहां से कलश, घोड़े की हड्डी और ये मिले थे। हाँ सॉरी, रंगपुर से ना धान की भूसी, जवार, बाजरा मिला था। ये क्वेश्चन आया था, यहां से चावल आ गया ना, चावल की भूसी आ सकता है। और यहां से जवार और किसके साग से मिले थे, बाजरा के क्या मिले थे, साग से मिले थे। चावल के भूसी मिली है, जवार मिला है, बाजरा के साग से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग है ना, देखो सिंधु सभ्यता दोबारा बताता हूं व्यापार प्रधान थी, लेकिन कहीं कहीं पर सिंधु सभ्यता में ना आपको वर्णन मिलेगा कि सिंधु सभ्यता में लोग कृषि करते थे, लेकिन पहले नंबर पर व्यापार आता था, दूसरे में कृषि। एक सुरकोटदा जो सरस्वती नदी के किनारे रहेगा, गुजरात में सुरकोटदा, ये कहां पर है, ये भी गुजरात में किस नदी के किनारे रहेगा, सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। सुरकोटदा गुजरात में। और कहते हैं यहां से ना तराजू मिला है, क्या मिला है, तराजू मिला है। यहां से ना मतलब तोलने की सामान मिले है, कलश और घोड़े की हड्डी मिली है। ये याद कर लेना, यहां से हमें प्यारे बच्चों कलश मिला है और घोड़े की क्या मिली है, घोड़े की यहां से हमें हड्डी मिली है। ठीक है, ये सुरकोटदा सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। तराजू मिला है, कलश मिला है और यहां से हमें घोड़े की हड्डी मिली है। वैसे मैंने बताया था सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादा घोड़े से परिचित नहीं थे, तो क्योंकि ये सुरकोटदा है ना, ये लोथल गुजरात तो पास होने के कारण हो सकता है बंदरगाह में यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए घोड़े ले जाए जाते हो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात आता है प्यारे बच्चों, ये थे सिंधु सभ्यता के प्रमुख क्या थे, स्थल थे। सिंधु सभ्यता के क्या थे, प्रमुख स्थल थे। जैसे आपसे पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से श्रमिक आवास R37 कब्रिस्तान मिला है। अब क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, ये पेपर में सबसे ज्यादा बार आता है कि इतनी बड़ी सभ्यता का पतन के कारण, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन से थे, किस सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के। कहते हैं प्यारे बच्चों जैसे अर्नेस्ट मेके था, कौन था, अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मेके और जॉन मार्शल, और किसने कहा था, जॉन मार्शल। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। इन्होंने कहा था भूकंप का आना, भूकंप का आना इस सभ्यता का ना पतन का सबसे बड़ा कारण था। और बहुत से इतिहासकार ना इन्हीं से क्या है, सहमत है कि भूकंप का आना ही सिंधु सभ्यता के पतन का क्या था, प्रमुख कारण था। लेकिन किसने माना है, अर्नेस्ट मेके, जॉन मॉर्सल ने ये बात मानी है कि भूकंप का आना। लेकिन व्हीलर, एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, व्हीलर ने क्या माना था। ठीक है, चाइल्ड एंड व्हीलर ने, चाइल्ड एवं व्हीलर ने, चाइल्ड एवं व्हीलर ने, चाइल्ड एवं व्हीलर कहता है कि सिंधु सभ्यता है ना, ठीक है, विदेशी आक्रमण, कि विदेशी आक्रमण है ना इसके पतन का प्रमुख कारण था। अगर विदेशी आक्रमण होते तो प्यारे बच्चों इसके बाद है ना
जो विदेशी यहाँ पर आक्रमण करते ना, वो भी तो पक्की ईंटों के घरों में रहा करते, रहने का प्रयास करते, तो ऐसा नहीं था। ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं भूकंप का आना इस सभ्यता के पतन का कारण था। दो मत याद करना है, अर्नेस्ट मेके, जॉन मार्शल कहते थे भूकंप का आना इस सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण था। ये बात किसने कही थी? अर्नेस्ट मेके और जॉन मार्शल ने कही थी। चाइल्ड एवं व्हीलर कहते हैं कि विदेशी आक्रमण इस सभ्यता के पतन का क्या था? प्रमुख कारण था। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद करनी है। अब थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक है कि इनके ना सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन सिंधु सभ्यता का कैसा था। सबसे पहले राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, फिर हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। कौन सा जीवन? राजनीतिक जीवन। कौन सा जीवन रहेगा प्यारे बच्चों? राजनीतिक जीवन। किसका? सिंधु सभ्यता का। वैसे प्यारे बच्चों कहते हैं सिंधु सभ्यता में ना हमें वर्ण व्यवस्था का तो वर्णन नहीं मिलता। कहते हैं सर बुक में फ्लड की वजह से ही इंडो वैली सिविलाइजेशन का एंड माना जाता है। बिल्कुल गजेंद्र जी, इसी के कारण फ्लड की वजह से बाढ़ का आना भी हो सकता है, लेकिन ना वैसे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें मानते हैं। हो सकता है बाढ़ का आना भी सभ्यता का ऐसा भी माना जाता है पतन का प्रमुख कारण था। एक इसमें आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है, ड्यू टू फ्लड ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। इनके पुरोहित और व्यापारी श्रमिक कहते हैं समाज है ना, एक तो पुरोहित में बंटा हुआ था, एक व्यापारी में बंटा हुआ था, और एक किस में बंटा हुआ था? श्रमिक में बंटा हुआ था। तो हमारा समाज है ना पुरोहित में बंटा हुआ था, व्यापारी में बंटा हुआ था और श्रमिक, तीन पार्टों में बंटा हुआ था। लेकिन ना सिंधु सभ्यता में मंदिरों का भी वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिंग पूजा, योनि पूजा और नाग पूजा किया करते थे। राजनीतिक जीवन में पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक में ऐसा माना जाता है बंटा होता था। और कहते हैं प्यारे बच्चों हंटर ने ये भी कहा था, कुछ इतिहासकार कहते हैं यहाँ पर राजतंत्र था, लेकिन हंटर कहता है कि मोहन जोदड़ो में भी क्या था? लोकतंत्र था। ये बात किसने कही थी? हंटर महोदय ने कहा था कि मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो को किसका टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। तो लोग कहते हैं मोहनजोदड़ो में ना राजतंत्र था, तो राजतंत्र नहीं था प्यारे बच्चों। यहां भी हंटर ने कहा है लोकतंत्र है। जरूर इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन यहां भी क्या था? लोकतंत्र था। ये किस इतिहासकार ने? हंटर का विचार है ना, पेपर में पक्का आएगा। किस इतिहासकार ने कहा था? कि हंटर ने कहा था मोहनजोदड़ो में ना राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र था। ये किसने कहा था? मोहनजोदड़ो में हंटर नामक इतिहासकार ने कहा था। तो राजनीतिक वर्ग में पुरोहित आ गया, व्यापारी आ गया, श्रमिक आ गया, मृतकों का टीला जरूर था, लेकिन ये क्या था? मोहनजोदड़ो में भी लोकतंत्र था। ये किस इतिहासकार ने कहा था? हंटर नामक इतिहासकार ने कहा था। तो हम नहीं कह सकते यहाँ लोकतंत्र था, राजतंत्र था। शवों को दफनाने के भी अवशेष मिले हैं, जैसे हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के भी क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और एक जगह तो मैंने आपको बताया था 3 युगल समाधान मिले थे। जैसे आप अलग अलग चीजों को पढ़ोगे तो ये चीजें में आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एक एग्जाम में प्यारे बच्चों ये वो सारे क्वेश्चन है जो आज तक के आप कह सकते हो यूपीएससी प्री तक के एग्जाम के भी क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि कोई भी एग्जाम हो तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था इनका, जो सामाजिक जीवन कैसा था? तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। ये राजनीतिक जीवन था। सामाजिक जीवन तो कहते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? तो समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? परिवार होती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी प्यारे बच्चों? तो समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? परिवार है ना, वो समाज की क्या होता था? सबसे छोटी इकाई होता था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी? परिवार। और परिवार प्यारे बच्चों मात्र सत्रात्मक होता था, मात्र सत्रात्मक होता था। तो ये क्वेश्चन आपसे रट लेना कि सिंधु सभ्यता में ना महिलाओं का रोल है ना पुरुषों से कहीं ज्यादा था। तभी तो नाचती हुई नर्तकी की फोटो मिली है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से उर्वरकता की किसकी फोटो मिली है? देवी की फोटो मिली है। तब ये कह सकते हो ये सभ्यता है ना, मैं तो मानता हूं आज से ना हमारी सिंधु सभ्यता कहीं अच्छी थी, जहां पर नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।
हम तो वैसे ही रावण को बुरा बोलते हैं। रावण के 10 सर थे तो 20 आंखें तो रावण की हुई होगी, 20 आंखों से उसने एक सीता माँ को ही तो देखा था। यहाँ पर हमारी 2 आंखें हैं, पता नहीं कितनों को हम देखते हैं। तो असली रावण कौन है? जब आप महसूस करोगे हम खुद असली रावण है। यहाँ तो महिलाओं की बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करती थी। वैदिक सभ्यता आएगी ना, वो पितृ सत्रात्मक हो जाएगी। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, सिंधु सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्रात्मक सभ्यता थी। यहाँ नारी का ना समान जो समाज में स्थान था ना, सिंधु सभ्यता में वो ऊंचा स्थान माना जाता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। समाज कैसा होता था? मात्र सत्रात्मक क्या होता था? समाज हमारा होता था। ये पेपर में पूछा गया था। और कहते हैं प्यारे बच्चों, ये सिंधु सभ्यता के लोग है ना, किसके शौकीन होते थे? आभूषण के शौकीन होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग है ना, पहनावे में आभूषण के क्या होते थे? आभूषण के शौकीन होते थे। और ये ना कहते हैं पशुओं पासा खेला करते थे, चौपट बोलते हैं। और पशुओं की क्या देखा करते थे? ये लड़ाई देखा करते थे। आपके जैसे इनके व्हाट्सएप तो थे नहीं बेचारों के कि हाय हेलो में सारी रात निकाल दे, ऐसा तो होता नहीं था। तो कोई तो मनोरंजन करेंगे ना, तो ये पासा खेला करते थे। और पशुओं की क्या देखा करते थे? लड़ाई देखा करते थे। आभूषण के शौकीन होते थे। जैसे मैं बताऊंगा, चांदी अफगानिस्तान से मंगाते थे, तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगाते थे, टीन अफगानिस्तान से मंगाते थे। आभूषण के शौकीन होते थे, पासा खेलते थे और पशुओं की लड़ाइयां देखा करते थे। और कहते हैं पुरुष और महिला, पुरुष प्लस महिला दोनों है ना, किसकी शौकीन होती थी? महिलाएं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही ना आभूषण के क्या होते थे? शौकीन होते थे। ये आगामी एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर मैं इनके ना आर्थिक जीवन की बात करूं ना, तो ये प्यारे बच्चों आर्थिक जीवन में ना आर्थिक जीवन तो आर्थिक जीवन है ना, ये प्यारे बच्चों कृषि से परिचित हो चुके थे। क्योंकि इन यहाँ पर कपास का वर्णन मिला है, तो कपास का वर्णन मिला है तो ये सूती वस्त्र उद्योग है ना, इनका निर्यात करते थे। ये विदेशों में कौन सा सामान भेजा करते थे? सूती वस्त्र ये विदेशों में भेजा करते थे, इंडो वैली सिविलाइजेशन के लोग। और ये ना आर्थिक जीवन जो कृषि से परिचित थे, लेकिन ये सभ्यता व्यापार प्रधान है। और व्यापार है ना, देसी व्यापार का भी वर्णन मिलता है और विदेशी व्यापार का भी वर्णन मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग है ना, ये चांदी आपसे पूछा जाएगा, आपसे तांबा पूछा जाएगा और आपसे टीन पूछा जाएगा। ये तीनों चीजें है ना, ये मंगवाने का काम करते थे। पेपर में आता है चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। ईरान और अफगानिस्तान से क्या मंगवाया करते थे? चांदी। तांबा है ना, ये खेतड़ी राजस्थान से मंगवाते थे। और महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। टीन ये कहां से मंगवाते थे? तो टीन भी प्यारे बच्चों ये अफगानिस्तान से मंगवाया करते थे। तो व्यापार है ना, सिंधु सभ्यता में देसी व्यापार का भी वर्णन मिलता है, विदेशी व्यापार का भी वर्णन मिलता है। तो ये कहते हैं मध्य एशिया के साथ, पुष्पा जी गुड आफ्टरनून, मध्य एशिया के साथ व्यापार करते थे। और ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ये अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ भी इनके क्या होते थे? व्यापारिक संबंध होते थे। ये पेपर में पूछा गया है। और कृषि में ना ये कहते हैं गेहूं जो मटर की खेती किया करते थे, गेहूं की, जौ की और मटर की क्या किया करते थे? खेती किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों कि ये ना किसकी पूजा पाठ में ना, अगर मैं धार्मिक जीवन की बात करूं ना, इनके धार्मिक जीवन यानी इनका पूजा पाठ क्या करते थे? धार्मिक जीवन। तो कहते हैं प्यारे बच्चों ये उर्वरकता की देवी की पूजा किया करते थे। और एक कुब्बड़ वाला बेल, ये पेपर में बहुत बार आता है, एक कुब्बड़ वाला बेल उसकी पूजा करते थे। और ये ना एक आएगा पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। एक है, ये याद कर लेना, एसएससी में पूछा था, लिंग पूजा और योनि पूजा। लिंग पूजा और योनि पूजा भी सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं होती थी। लिंग पूजा, योनि पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा, एक कुबड़ वाला बेल की पूजा, उर्वरकता की देवी की पूजा और नाचती हुई नर्तकी की ये क्या किया करते थे? पूजा पाठ किया करते थे। हालांकि सिंधु सभ्यता में ना
मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हाँ, पुरोहित की सिंधु सभ्यता में एक मूर्ति मिली है, लेकिन ये कितनी बड़ी सभ्यता थी, लेकिन यहाँ से किसके अवशेष नहीं मिले हैं? मंदिर के, महाविद्यालय के अवशेष मिले हैं, लेकिन मंदिर के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं। तो व्यापार पूछे तो पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान से, ये राजस्थान से व्यापार किया करते थे। बाहर क्या बेचते थे? सूती वस्त्रों का ये बाहर भेजा करते थे। ये पेपर में आ गया है। मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। और ये है ना सिंधु सभ्यता है ना, ये प्यारे बच्चों ये लेक्चर है ना, इसीलिए मैंने लंबा लिया है लेक्चर, ताकि है ना इन फ्यूचर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर ये फास्ट सिलेबस इसलिए करवा रहा हूं ताकि है ना प्यारे बच्चों आपका जून में एग्जाम होता है ना, तो आपका कोई दिक्कतें नहीं आए। तो ये हमारा कल एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे हम वैदिक और उत्तर वैदिक काल पूरा का पूरा एक वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूं। चाहे कल की वीडियो घंटे डेढ़ 2 घंटे की हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं। हमने सिंधु सभ्यता में 2 वीडियो बनाई है। और प्यारे बच्चों इसके बाद आप कोई मर्जी एग्जाम दे देना, आप है ना पुराने प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाकर देखो और मेरा लेक्चर देखो, आपका एक भी क्वेश्चन है आपका नहीं रहेगा। तो ये था आपका सिंधु सभ्यता। कल स्टार्टिंग में 5-7 मिनट आपको ये रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद वैदिक और उत्तर वैदिक काल की ओर हम बढ़ेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा हर बच्चा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप, मैं तो मानता हूं बच्चे ही टीचर को अच्छा बनाते हैं, टीचर कोई अच्छा नहीं होता है। तो आप कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और वही बात है, किसी भी हाल में एजुकेशन को रुकने मत देना। वही बात है जो आज की आधुनिक टाइम की दुनिया है ना, ये वही मैं अक्सर बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि दुनिया है ना वो खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है। इसलिए देर से बनो लेकिन जरूर बनो और हर हाल में एजुकेशन को रुकने मत देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आशा जी, थैंक यू गुड़िया।